अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। बहुत ही जबरदस्त ये सुबह है जिसका आगाज हम कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त खबर के साथ कर रहे हैं। सब परेशान थे कि शायद पेट्रोल फिर महंगा हो जाएगा, लेकिन इसहाक डार साहब कल आए और छा गए। आज साथ ऐलान किया ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ा रहे। यानी जो मसनूआत की कीमतें हैं इजाफे से मुताल्लिक जो खबरें थी उसको उन्होंने कह दिया कि नो, हमने स्टैंड लिया है, अवाम के दुख को समझे, तकलीफ को समझे तो प्राइस नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही थी, हम सब कॉपी पेंसिल लेके बैठे हुए थे कि नोट करते हैं कि कितनी कीमत बढ़ रही है पेट्रोलियम मसनूआत की, डीजल की, हाई ऑक्टेन की, मुख्तलिफ चीज़ों की। लेकिन जनाब उन्होंने आते ही इतनी प्यारी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा ड्यू थी, बढ़नी थी, लेकिन किसी चीज़ की कीमत हम नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि जाहिर है उनको अवाम के मसाइल का इदराक है। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, दे नो वेरी वेल। तो उन्होंने कहा, जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अभी आप ज़रा हाथ खोला रखें, अभी कोई प्राइसेस नहीं बढ़ रही तो हमारे मजे हो गए। और वो जो पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें थी ना, वो बेचारों ने गलती की है। अगर किसी ने पेट्रोल डलवा लिया कोई फायदा नहीं हुआ आपको। अच्छा, वैसे अक्सर हम ये देखते हैं ना, ऐसी कोई खबर आए तो लंबी कतारें वहाँ पे लग जाती हैं। कार की क्यूज हमें नजर आती हैं। कितना बचा लेंगे? फॉर एग्जांपल बढ़नी भी होती है अगर कीमत, तो कितने पैसे बच जाते? 700-800 की ज्यादा नहीं है पूरी टैंकी पे पूरी टैंकी पे। अच्छा चले जी, ये तो हमने बता दिया आपको कल की अच्छी खबर। आज हमारे प्रोग्राम में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसकी बात करते हैं। हमने कल भी वैसे बात की थी विटामिन डी डिफिशिएंसी का डायबिटीज के साथ क्या लिंक होता है, कल हमने इस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे विटामिन डी डिफिशिएंसी आपके लिवर को, जिगर इंसानों में किधर वो वाला नहीं, जिगर यानी लिवर, तो उसको किस तरह से मुतासर करता है, आज हम इसकी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम एक और डिजीज को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्या होती है, इसकी रीजंस क्या होती है, ये किस तरह से आपके फेफड़ों को मुतासर करती है, फिर इसका इलाज कैसे मुमकिन है, तो ये मामला भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक टर्किश व्लॉगर से आपकी मुलाकात कराएंगे और फरफर उर्दू कैसे बोलती हैं ये आपको दिखाएंगे, बल्कि पूछेंगे उनसे ये उर्दू का फंडा कैसे हुआ इतना आसान उनके लिए, और क्या वो टर्किश डोनर कबाब को भूल कर यहाँ के सीख कबाब की दीवानी हो चुकी हैं, कब से पाकिस्तान में, उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात। और मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है शेब, जब चाइनीज और टर्किश लोगों को मैं उर्दू बोलते हुए देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। मतलब मेरा दिल करता है मैं उनसे बातें करती रहूँ। एक तो उनका एक्सेंट बड़े मजे का होता है, और दूसरा ये अच्छा लग रहा होता है कि हमारी जबान उन्होंने सीखी और हमारी जबान में बात कर रहे हैं। जबान से मुतालिक वैसे सलमा कहा भी जाता है कि अगर आप किसी की जबान बोलें जो आपकी अपनी ना हो, तो वो दूसरे के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत जल्दी बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई और शख्स हो और वो उर्दू बोले तो हम फ़ौरन से ना उसको वेलकम करते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम कहीं और जाएं, फ्रांस में जाएं फ्रेंच बोल रहे हो, स्पेन जाएं स्पेनिश बोल रहे हो, इटली जाए इटालियन बोल रहे हो, चाइना जाए चाइनीज़ बोल रहे हो, दे ओपन अप वेरी ईजीली। बिल्कुल सही कहा आपने शेब। इस सब के साथ साथ आज हम एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो है जनाब शादीशुदा लोगों के मसाइल। यानी शादी से पहले एक तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, हर दूसरे बंदे को होती है, या आपने खुद जज करना होता है कि कहाँ पे काउंसलिंग के बाद आपके मसाइल हल हो सकते हैं, आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बेहतर हो सकती है। और फिर शादी के बाद जो मसाइल होते हैं, शादियाँ टूट जाती हैं, अच्छे से चल नहीं पाती, नाराज़गियाँ, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं, तो उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है काउंसलिंग का, और किस हद तक काउंसलिंग के थ्रू ये चीज़ें कम। ये बड़ा अहम मौजू इसलिए भी बन गया सलमा कि आजकल हम क्या देखते हैं, द मोमेंट यू ओपन अप इंस्टाग्राम, कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी कपल आपके सामने आ जाता है जो कहते हैं जी कि हमारा ब्रेकअप हो रहा है। अच्छा, कल जन्नत मिर्जा फेमस टिकटॉकर, उन्होंने पहले एक पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा जी मैं आई एम सिंगल, डोंट आस्क मी व्हाई। अच्छा, लोगों ने उसको सीरियस ले लिया। बाद में मालूम ये चला कि उन्होंने सार्कास्टिक वे में कहा, चूंकि उनके जो फियांसे हैं उमर, उन्होंने क्लीन शेव कर ली, तो उन्होंने कहा कि दैट इज द रीजन मैंने अनाउंस कर दिया। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था। इसके अलावा शुएब मलिक, सानिया मिर्जा, इनसे मुतालिक पहले खबर आ गई जी के स्पेकुलेशंस हैं फॉर द ब्रेकअप और डाइवोर्स, लेकिन उन्होंने अपना शो लॉन्च कर दिया, अनाउंस कर दिया। और उसके अलावा उन्होंने बर्थडे विश की शुएब मलिक ने सानिया जी को कल। तो लेकिन शुएब, मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि ये जो उनके बारे में खबरें आ रही थी ना शुएब और सानिया से रिलेटेड, उन्होंने ना उसकी तस्दीक की ना तरदीद की। मैं सोच रही थी कि ये वो कपल भी तो हो सकता है जैसे मार्क ज़करबर्ग को हम देख रहे थे, उनके लिए ये जैसे वो जो हम सबसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स को हम देख रहे थे कि वो अलहदा हुए, उसके बावजूद वो अच्छे से अपने काम कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है उनको चाहिए कि आके तस्दीक या तरदीद कर दे, मामला क्लियर हो जाए। वैसे मेरा ख्याल है
अगर उन्होंने तस्दीक नहीं की तो फिर हमें एक पॉजिटिव पहलू ही सामने रखना हम अच्छा चाहिए सोच ना। सकते चले हैं, एनीवेज, yes. चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें हमारे पास से हम शेयर करते हैं। कोविड इज अगेन ऑन राइज। अच्छा, मैं कल चाइना के स्टैट्स देख रहा था सलमा, 16,000 केसेस अ डे चाइना में हो रहा है। तो चाइना में फिर से इस चीज को बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। तो चाइना जहां से स्टार्ट हुआ कोविड-19 का, वहां फिर से हम देख रहे हैं कोविड इज ऑन राइज। इवन इन पाकिस्तान या फॉर दैट मैटर बाकी मुल्कों में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कोविड के केसेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। ये नए नए वेरिएंट्स आते हैं, कोविड फिर से फैल रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 2-3 रोज से तबीयत नासाज थी, कोविड टेस्ट कराया एंड ही इज पॉजिटिव। यस, वज़ीर आज़म साहब की तबीयत 2 दिन से ख़राब थी, कोविड उनका पॉजिटिव आया है। और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। और साथ ही साथ उन्होंने दुआ की है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तबीयत जल्द अच्छी हो जाए और वो दोबारा से मामूल के कामों पर वापस आ जाए। एग्जैक्टली, अल्लाह उन्हें सेहत दे जी, वापस अपने काम जो है वो शुरू करें। वैसे तो आई एम श्योर वो इवन इन कोविड काम तो कर रहे होंगे। साथ साथ ट्वीट्स आ रही हैं तो लगता है ट्वीट्स कि के अलावा पीएम भी, साहब इज स्टिल एक्टिव। वो माशाल्लाह सुबह 7 बजे उठने के बाद उनका दिन भरपूर तरीके से गुजरता है, काम काम काम। माशाल्लाह तो जी। हम देखते हैं कि ही इज वेरी ऐसे तो नहीं कहते ना पाकिस्तान स्पीड उनको, पाकिस्तान स्पीड एंड शहबाज स्पीड दोनों दोनों चीजें से कहा जाता है उनको। पंजाब स्पीड पहले, फिर शहबाज स्पीड और पाकिस्तान स्पीड। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर भी हमारे पास है। वो खबर ये है कि आपने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। शुएब ने मुझे और मैंने शुएब को बर्दाश्त करना है और टीम को हम दोनों को बर्दाश्त करना है। और हमने टीम को बर्दाश्त करना है। अच्छा, वैसे ही जो बर्दाश्त की हम बात कर रहे हैं, ये इसलिए बड़ी अहम है बात करना कि किसी के नज़रिए को, किसी की बात को, किसी के अंदाज को बर्दाश्त करना सीखें। और ये इसलिए हम बात करें जो कि आज आलमी सतह पर इसको मनाया जा रहा है, यौम बर्दाश्त, टॉलरेंस डे। तो प्लीज़ अपने अंदर इस टॉलरेंस के मादे को बढ़ाएं। ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एक रिपोर्ट हमारे पास है, आइए मिलकर देखते हैं। बर्दाश्त का मतलब किसी भी चीज को तहम्मुल करना या फिर कबूल करना है। किसी भी नुक्ता नजर, नजरिया, मजहबी ख्यालात, रस्म और रवाज को खुले दिल से कबूल करने को बर्दाश्त कहा जाता है। हर फर्द की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक को तस्लीम करना और मुख्तलिफ तमाजों के साथ जिंदगी बसर करना ही दरअसल बर्दाश्त कहलाता है। माहिर नफ्सियात सिद्रा अख्तर कहती हैं, हमारे मुआशरे में तहम्मुल और बर्दाश्त की बहुत जरूरत है। खासतौर पर घरेलू हालात को दुरुस्त सिमत में रखने और आपस में जुड़े रहने के लिए बर्दाश्त को अपनाना होगा। माशरे की तश्कील बर्दाश्त और ऐसे रवैयों के ऊपर होती है जो मस्बत होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त जो है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। और ये एक इकाई से शुरू होकर, इनफरादी सतह से शुरू होकर माशरती सतह तक जाती है। आजकल घरेलू मसाइल और फिर तलाक की बढ़ती हुई शरह और भी बहुत से मसले हैं जो घरेलू सतह पर हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं या हम देखते हैं कि लोग गुजर रहे हैं। और वही रवैये फिर वो आगे जाके माशरों की तश्कील के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ना कि हम टॉलरेंस और पीस की तरफ। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया में अदम बर्दाश्त इंतहाई होती जा रही है। कहीं जंगें लड़ी जा रही हैं तो कहीं दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं। पाकिस्तान में सियासी और मजहबी बर्दाश्त की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में इंसानी बर्दाश्त और बहादुरी को सराहा है। बर्दाश्त करें लेकिन खंदा पेशानी के साथ। बर्दाश्त करेंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे। जनाब, एक और बड़ी अच्छी सी खबर है, वो ये है कि सुर्ख केकड़े, उनकी हिजरत का मौसम, बड़ा खूबसूरत वो नज़ारा होता है, बड़ा अच्छा लगता है देख के। और शेब ने आज सुबह कहा था कि ऐसे लगता है ऐसे कारपेट चलता हुआ जा रहा है, सुर्ख कालीन जा रहा हो ऐसा लगता है। चाहिए बहुत करीब से शॉट, इसमें सुर्ख कालीन नहीं लग रहा, थोड़ा दूर से दिखाएंगे तो सुर्ख कालीन आपको नजर आएगा, अदरवाइज नहीं नजर आता। ये ऑस्ट्रेलिया के मनाजिर हैं। क्रिसमस डिजायर के पास कई एक सड़कें ऐसी जिनको बंद कर दिया गया है, कम्यूट नहीं कर सकते आप यहाँ से, चूँकि यहाँ पर जो जंगलात हैं उसे सुर्ख केकड़े अपनी सालाना हिजरत करें। हर साल ये मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। ये शोख सी रंगत है, सुर्ख सी रंगत है, इसकी बिना पर इन्हें आतशी सुर्ख केकड़े कहा जाता है। गाड़ियों को मना किया जाता है यहाँ से गुजरने पे। वैसे शुएब, मुझे तो केकड़े का नाम सुन के भी डर लगता है और इवन देख आपने के कभी नहीं खाए केकड़े? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ना खा सकती हूँ ना देख सकती हूँ, लेकिन ये दूर से देखने में अच्छे लग रहे हैं, पास से मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। ये शुएब को अच्छे लग रहे बट सी फूड लवर्स को तो ज़्यादा केकड़े पसंद है। हाँ, खाते होंगे, पता है मुझे ये केकड़े और 2-3 और इस तरह की चीजें। आप कराची में चंद साल कराची में रह के आए ना, फिर आपको इन सब चीज़ों से मोहब्बत हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि मैंने ऑक्टोपस भी खाना है, फिर आप कहेंगे प्रॉन्स तो खैर वैसे बड़े अच्छे लगते हैं। I don't like prawns as well. चलें, अपने टेस्ट की बात है, बट जिनको पसंद है उनको पसंद है। चलें बढ़ते हैं आगे। एक IQ टेस्ट की बात करते हैं। मेंसा IQ टेस्ट, जिससे मुतालिक हम सब जानते भी हैं।
और यूसुफ शाह हैं, एक मुसलमान लड़का है 11 साल, इसने इस IQ टेस्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी और स्टीफन हॉकिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। बरतानिया में रहने वाला ये मुसलमान बच्चा, इसने IQ टेस्ट में 162 स्कोर किया है। आलमी शोहरत याफ्ता तबियात दान स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन से मुतालिक ये ख्याल है कि वो इस टेस्ट में 160 स्कोर कर सके थे। रियाजी के मजमूनों में महारत रखने वाले यूसुफ शाह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में अपनी पसंद के शोबे में तालीम हासिल करना चाहते हैं। वैसे रूबिक क्यूब हल करना तो इनके लिए मैं कहूँगा नैनो सेकंड्स की गेम होगी फॉर श्योर। क्या बात है, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, बहुत तेज भी हो गए, बहुत तेज हो गए। डीजल तो नहीं पी लेते? पता नहीं, हम तो बचपन में बहुत ही बेवकूफ थे, चले से थे। बचपन बचपन की बात हो रही है अच्छा। वो जमाना पुराना हो गया। एक और बड़ी अच्छी सी रिसर्च आई है, व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। वो ये है शोएब के, ये जो हम क्या करते हैं, अपने कमरे की लाइट बंद करके ना सामने वाले कमरे की लाइट जला देते हैं कि वहाँ से रोशनी आती रहेगी। तो जनाब कल ही हम डायबिटीज़ का जिक्र कर रहे थे, तो आपके जो डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आप ऐसे मसनूई रोशनी को बहुत ज़्यादा देर तक आप उसमें अगर सोते हैं, उसमें रहते हैं, तो ये ख़तरा बढ़ जाता है। और रात के वक्त आलूदा और ज़्यादा रोशनी वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे रहने की वजह से आपके जो डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं वो कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बिलखुसूस सलमा में ये बात करनी चाहिए, वो इलाके जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, इंडस्ट्रीज लगी होती हैं जहाँ पे, आई स्टैंड करेक्टेड, तो उन इलाकों में जो लाइट होती है, रात भर अगर काम चल रहा है, लाइट्स ऑन है, आलूदगी भी है और रोशनी भी है, उसके आसपास अगर रेजिडेंशियल एरिया होगा तो वहाँ पे रहने वालों में डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होगा। हाँ, जो आपने बात की कि बाहर के कमरे में अगर लाइट आपने धीमी सी ऑन की हुई है तो आई थिंक उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। जीरो का बल्ब तो जलाना चाहिए ना। जीरो का बल्ब तो कमरे में भी जल सकता है ना, लेकिन जो बाहर से आ रहा होता है तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एनीवेज और भी कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें शेयर करनी चाहिए। हमारे पास होती है अच्छी बातें सारी, है ना, हम अच्छी बातें करते हैं। एग्जैक्टली। चलें, एक और हमारे पास खबर है और वो है जनाब एप्पल कंपनी के शरीक बानी स्टीव जॉब्स से रिलेटेड है। उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले जो पुराने से सैंडल्स थे उनको $2,18,000 में नीलाम किया गया है। वेरी वेरी एक्सपेंसिव सैंडल्स। अभी जो नीलाम घर है इसके मुताबिक भूरे रंग के सैंडल थे, अगर हम दिखा भी दें, और काफी इस्तेमाल शुदा थे, फिर भी इतने महंगे देखो। वैसे जीन्स के मुताबिक भी कहा जाता है जितनी वो इस्तेमाल होती है ना उतनी वो महंगी हो जाती है, उतनी वो अच्छी हो जाती है, उतनी कंफर्टेबल होती है। वैसे जीन्स की नीलामी मैंने कभी सुनी नहीं, जूतों की होती है और वो नील आर्मस्ट्रांग की जैकेट की भी हुई थी, लेकिन ये जूतों वाला सीन ठीक है, जीन्स नहीं होती मेरा ख्याल है। तो नहीं, नीलामी की बात तो नहीं की, वैसे कहा है कि वो यूज आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगती है ना, मैंने कौन सी देखिए ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन एक और अच्छी चीज़ वो भी व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम स्मोकिंग को इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा की, चाइनीज़ एथलीट था, उसने जनाब 42 किलोमीटर की मैराथन रेस मुसलसल सिगरेट नोशी के बावजूद कामयाबी से मुकम्मल कर ली। वो ड्यूरिंग दैट मैराथन वो सिगरेट पी रहा था और उसकी सांस नहीं फूल रही थी। हैरत की बात है, मुझे वो ऐड याद आ गया जिसमें वसीम अकरम कहते हैं कि मैं थकता नहीं क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। वैसे जनरली कुछ लोगों के ना ये राय होती है, सोच होती है कि वो सिगरेट पियेंगे तो पढ़ पाएंगे, सिगरेट पियेंगे तो ये काम कर पाएंगे, सिगरेट पियेंगे तो सोच पाएंगे। हालांकि ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं होता, इससे सिर्फ और सिर्फ फेफड़े खराब होते हैं और कुछ नहीं होता। जिस पे आज हम बात भी करेंगे। आज हम बात भी करेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की, कोविड की। हाँ। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप की बात करते हैं। कुछ नए नए फीचर्स व्हाट्सएप मुतारिफ करा रहा है तो उसकी बात हम कर लेते हैं। एक फीचर है कंपेनियन मोड, ये मुतारिफ कराया गया है और सारिफीन अब अपने व्हाट्सएप अकाउंट को बैक वक्त 4 डिवाइसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फीचर फिलहाल व्हाट्सएप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन के कुछ सारिफीन को दस्तियाब है। ज़ाहिर है अभी सबको दस्तियाब नहीं है, इसमें चेक किया जा रहा है कि कोई इशू तो नहीं आता। व्हाट्सएप की जानिब से डू नॉट डिस्टर्ब एक नया फीचर भी मुतारिफ कराया जा रहा है। डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल करने पर आने वाली जो कॉल्स हैं वो म्यूट हो जाएंगी और सारिफीन को कॉल्स हिस्ट्री में जाके मालूम होगा कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड में कितनी कॉल्स आई हैं। तो पहले क्या हो रहा था, कॉल्स आती थी, अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट बंद है तो पता नहीं चलता था कि किसने आपको व्हाट्सएप पे कॉल किया, बट अब आपको एटलीस्ट व्हाट्सएप की मिस कॉल्स का मालूम होगा। आई थिंक एक मैसेज भी आएगा आपके नंबर पे। ये भी अच्छा है। वैसे जिनके पास क्रेडिट नहीं होता ना फोन में, उन्होंने जिंदगी हराम की होती है व्हाट्सएप पे कॉल। क्रेडिट के अलावा भी सलमा आदत से बन गए लोगों की व्हाट्सएप पे कॉल करना। कौन से पता नहीं सीक्रेट बातें उन्होंने शेयर करनी होती है जो डर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ दूसरी कॉल करो, आवाज तो आएगी ना कम से कम। फील सिक्योर कि हमारी कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी ना, व्हाट्सएप पे जो मर्जी कह दे। मतलब लोग बड़े चालाक होते हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी क्या, दूसरी कॉल कर लो भाई, समझ भी आएगी, टाइम भी बच जाएगा, है ना। सिर्फ पैसे नहीं बचाने होते। एक और
और चीज, एक बहुत बड़ा इवेंट शेब, उसका भी जिक्र कर दें। Okay, sure. फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, कल हमने और बताया teams था 5 पहुंच दिन भी रही है, हैं। 4 दिन बाकी रह गए हैं जनाब, और बड़ा खर्चा किया उन्होंने, $200 अरब उन्होंने खर्च किए हैं इस बहुत बड़े इवेंट पे। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के फराइज पाकिस्तान आर्मी के जिम्मे हैं, हमारी आर्मी वहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे। और बहुत बड़ा एक बूट तैयार किया गया है, कल्चरल विलेज में बूट की नुमाइश भी की गई है, और ये दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल बूट होने की जो है वो कभी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इससे बड़ा बूट पहले नहीं तैयार किया गया। ये बूट पहने का कौन? पहनेगा कोई नहीं, सिर्फ देखेंगे, उसके साथ पिक्चर्स बनाएंगे, और उसमें आधा सा आएगा, थोड़ा सा बूट आ जाएगा, सेल्फी विद अ बूट। सेल्फी विद अ बूट। ओके जी, बढ़ते हैं आगे। कुछ और खबरें भी हैं हमारे पास। मौसीकी कहा जाता है इसको, रूह की ग़ज़ा। इससे मुतालिक खबर है कि मौसीकी की धुन पर रक्स करने वालों की आज हम बात करते हैं। कुछ लोग होता है ना, वो से सुनते हैं, कुछ लोग होता है नहीं, उनको वैसे ना उनके अंदर से कोई जागता है और वो कहते हैं मुझे डांस करना है, मुझे ना रोका जाए। तो ऐसे ही लोग जो कि डांस फ़ौरन करते हैं जैसे ही म्यूज़िक सुनाई दे, उनके मुकाबले करवाए जाते हैं। न्यूयॉर्क में वन वर्ल्ड ब्रेक डांस चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। इसके मनाजिर आपको हम दिखा भी रहे हैं। इस इवेंट में डांसर्स ने अपनी महारत के साथ साथ तवाज़ुन के हैरान कुन स्टेप्स दिखाए हैं। वो ऐसे ऐसे स्टेप्स करें कि लगता था अब के तब गिरा, लेकिन वो ना गिरा। और लड़कियों की जो चैंपियनशिप है वो नीदरलैंड की सरजोई ने वन वर्ल्ड फाइनल चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया है। और 15 साल डच ब्रेक डांसर ने मुकाबले पर मौजूद दिफाई चैंपियन लॉजिस्टिक्स को मात दी है। बिल्कुल, ये तो आपने बता दी डांस से रिलेटेड चीज़ें। एक और चीज़ शेब, हम भारतीय जारियत का अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की गई। भारतीय मीडिया दूसरे ममालिक के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं बताते। उन्होंने एक ऐसी मस्जिद को गिरा दिया, एक बस स्टॉप को गिरा दिया जिसकी मुमासलत थी, जिसका डिज़ाइन जो था देखने में वो मस्जिद की तरह लगता है, वो बस स्टॉप था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने गिरा दिया। तो आप ये देखिए, ये उनकी सोच है। स्पेशली हम देखते हैं कि बीजेपी की ये सोच है और हिंदुत्व सोच को ही वो परवान चढ़ाते हैं वहाँ पर। और अभी आपको हम दिखा भी रहे हैं कुछ पुराने मनाजिर भी ना, ये आपको याद होगा, इस लड़की ने भी एहतजाज किया था। Exactly. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुस्कान नाम था। हिजाब की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने हरास करने की कोशिश की, और बड़ा बहादुरी से इस लड़की ने मुकाबला किया था। और भारत में मस्जिद हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप मजहबी आज़ादी तो किसी को है नहीं, जो हिंदू है वो वहाँ पे रह सकता है, लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, अगर हम वो दिखा सकें रिपोर्ट, तो हम चाहते हैं कि डिटेल से ज़रा इस पर हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। जो कि ये जो हम बात करें ना भारत की, ज़ाहिर है इस पर बात करना बड़ा अहम हो जाता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जमहूरियत नहीं, जुल्म बर्बरियत और दहशत है। पहले बाबरी मस्जिद गिराई गई, गुजरात फसादात में मुसलमानों का खून बहाया गया, और फिर मुसलमान खवातीन पर हिजाब करने की पाबंदी लगा दी गई। बात यहाँ तक भी रुकी नहीं। मुसलमानों की दुश्मनी में ये भारतीय सियासतदान बावले हुए फिरते हैं। वो कैसे, आपको बताते हैं। ये है भारतीय रियासत कर्नाटक का एक बस स्टॉप। इसके डिजाइन पर निगाह डालिए। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला लोकसभा का मेंबर प्रताप सिम्हा अब ये बस स्टॉप गिराना चाहता है, क्योंकि इसके 3 गुम्बद मस्जिद से मुमासलत रखते हैं। इंसानी हकूक के कारकुन इल्ताफ अहमद वानी कहते हैं, भारत मुसलमानों की तमाम निशानियां मिटाना चाहता है। बाबरी मस्जिद से लेकर बहुत सारे दूसरे अहम मकामात पर हिंदुओं का कब्जा और उस पर रियासती हिमायत, हिंदुस्तानी सरकार और उसकी लीडर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए तरह तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। अगरचे उन्हें चाहिए था कि वो उन लोगों को जो इंतहा पसंदाना सोच रखते हैं, जो हेट स्पीच और हेट क्राइम में शामिल है, उनको सजा देते, लेकिन इसके बरक्स उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। चाहिए तो यह था कि भारत में इस बयान की नफी की जाती, लेकिन मक्कार भारतीय मीडिया इस इंतहा पसंदाना सोच को मजीद परवान चढ़ा रहा है। भारत की अदम बर्दाश्त का मुजाहरा हम देख रहे हैं। यौम बर्दाश्त है आज, और हम ये बात कर रहे हैं कि कभी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, कभी मस्जिद से मुमासरत रखने वाले बस स्टॉप को गिरा दिया जाता है। ये तो हो गई जनाब वो बातें। अच्छा, कहते हैं कि वक्त बड़ा मरहम होता है, वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप भूलना नहीं चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपकी मेमोरी से वॉश आउट हो जाएँ तो अच्छा होता है, ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाती है। तो इसका एक हल निकल आया है, वो ये है जनाब कि एक ग्राफ बनाया गया है जिसके ज़रिए आप किसी भी हादसे को भूल सकते हैं। अच्छा, ये टेड एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ये इमेज शेयर किया गया है। वैसे भी वहाँ से हमें बड़ी थॉट प्रोवोकिंग इमेजेस नज़र आते भी रहती हैं। ये बड़े खूबसूरती से बताया गया है कि जिस वक्त आपके साथ कोई हादसा होता है ना,
उस दिन आपको लगता है कि इससे बड़ा मसला ज़िंदगी में और कोई नहीं है। जो आपको लेफ़्ट साइड पे रेड कलर का एक बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है, ये वो शो कर रहा है कि इससे बड़ा मसला आपकी ज़िंदगी में उस वक्त कोई नहीं होता। लेकिन जो जो वक्त गुजरता है, एक हफ़्ता गुजरता है तो वो तकरीबन 70% रह जाता है। फिर एक साल गुजरता है तो उस वक्त सॉरी एक मंथ गुजरता है, फिर वो आधा हो जाता है। फिर जब एक साल गुजर जाए तो बिल्कुल ना होने के बराबर उसका एहसास रह जाता है। तो ये बेसिकली हम वैसे भी खैर कहते हैं कि वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं, और ये एक उसकी रिप्रेजेंटेशन है इन रंगों के ज़रिए, इन सर्कल के ज़रिए, आप जिस तरह आपने कहा पिरामिड के ज़रिए, कि हम बता रहे हैं कि किस तरह से उसका ज़ख़म आपको महसूस ये होता है कि भर चुका है। तो बड़ा दुरुस्त कहा जाता है कि वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं। एक और ब्रेक वक्त के साथ साथ हमें ये याद करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। नहीं, ये बड़ा अच्छा है इसलिए भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इफ़ यू आर गोइंग थ्रू टू अ टफ फेज, वैसे तो एक कोटेशन आप ज़रूर याद रखें, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। लेकिन एट द सेम टाइम ये ग्राफ बड़ा हमें कि आप ये सोच लें कि जो इस वक्त मामला है, कहते हैं ना वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये वक्त भी चला जाएगा। ये वैसे दोनों मामलात के लिए, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, लेकिन चले बुरे के हिसाब से सोचते हैं तो टल जाता है, चला जाता है। और इसको यूँ आप सोचें कि जो मुश्किल डाली जाती है ना, जिस ज़ात ने वो मुश्किल डाली है वो ज़ात ही उसको उठाने की भी हिम्मत आपको देगा। तो जब आप उस मुश्किल से निकलेंगे तो आप और मजबूत होकर निकलेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। जो बिजली का बिल है किसान वो नहीं देगा, वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा। और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो कर्जा है उसकी पूरी जो उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इंशाल्लाह। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मराहत हो नहीं सकती, जो कि मखलूत हुकूमत ने जो जिसका फैसला किया। हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले कि मौजू की तरफ जाएं, एक ज़बरदस्त सी खबर हमारे पास है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अहराम मिस्र के 3D मनाजिर जारी किए हैं। अंदरूनी मनाजिर हैं ये। आप ये देखिए कि 57 सेकंड्स में दुनिया के इस अजूबे की मुकम्मल सैर करवाई जा रही है। 360 व्यू भी है, 3D व्यू भी है, और ये ज़बरदस्त मनाजिर हैं। वो लोग जो वहाँ जाते हैं, जो अंदर से गुजरे हो, ज़ाहिर है वो समझ सकते हैं कि ये मनाजिर जारी करना कितना अहम है। प्लस वो लोग जो कभी नहीं गए वो अगर जाकर देख लें किसी वक्त, तो ज़ाहिर है वो फिर उसको एक तो कैमरे की आंख में कैद भी करते हैं। अच्छा, इसी ट्वीट के थ्रेड में हम देख रहे थे बहुत से लोगों ने अपने कुछ विजुअल्स भी शेयर किए हुए थे कि जब वो गए उनकी कैमरे ने क्या देखा। लेकिन ये वो विजुअल हैं जो कि हार्वर्ड ने जारी किए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ये 3D इमेज या 360 व्यू जारी किया गया है। तो मैं और समझ पर डिस्कस भी कर रहे थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि अंदर से इतना रिच ये होगा। और जो नहीं जा सकता मेरे या शेब की तरह, वो यहाँ पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। हम जाएंगे इंशाल्लाह। हम बहुत सारे प्लान करते हैं। सुबह प्लान करने में क्या हर्ज है? कहने में क्या हर्ज है? हाँ। तो जनाब हम जरूर जाएंगे, लेकिन वो लोग जो नहीं जा सकते वो यहाँ से बैठ के देख सकते हैं। ये 3D इमेजेस बहुत ही जबरदस्त हैं। मतलब आप चंद सेकंड्स में सैर कर सकते हैं। और इसमें ना साथ डिटेल्स लिखी हुई हैं उन दीवारों की, उन राहदारियों की, उन सीढ़ियों की, कहाँ पे क्या उसकी हिस्ट्री है। तो जबरदस्त जी। अब मेरा ख्याल अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। टॉपिक की तरफ आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ना मुनासिब ब्रेक। वापस आते हैं। Welcome to Star in Style Season 3. पाकिस्तान टेलीविजन की 58th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दफा हम पूरे मंथ में पीटीवी फेसेस के साथ। रुबीना अशरफ, सादिया इमाम, नीलमा हसन, मोनालिजा,
वो फर्स्ट डे ही नहीं अपना भूलता। कौन नहीं आया माशाल्लाह इस शो में। 8 दिन तक रिहर्सल करते थे कि बाय चांस एक्टिंग स्टार्ट हुई। सेलिब्रेशन के लिए ना मैंने कहा गोल्डन कुछ पहनती हूँ। ये शोर मचाया है पीटीवी की सालगिरह का दिन आया है। पीटीवी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने बहुत जल्द आ रही हूँ स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 में With one and only आसिम यार जवाना ओनली ऑन पीटीवी होम। सितारों का जहां। वेलकम बैक वंस अगेन। ये जो सेगमेंट है ये स्कॉटमैन फार्मा की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है और हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी की। और आज हम इस तरीके से बात करेंगे कि जो लिवर के मसाइल होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, उसमें अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो फिर किस तरह से आपका जिस्म मुतासर होता है, आपके ऑर्गन मुतासर होते हैं। और इसी बीमारी में लिवर के किसी इशू की वजह से अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी और आप उसको नहीं पूरा कर रहे सप्लीमेंट्स के थ्रू या नेचुरल सोर्सेज के थ्रू, तो फिर कितनी बड़ी ज़्यादती अपने साथ कर रहे हैं। आज इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। और ये मामला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। जैसे हमें भी बेसिक लिंक क्या होता है ये नहीं पता था, तो आज हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैयब सईद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो लिंक बता दें, जिगर में और विटामिन डी में क्या लिंक होता है? थैंक यू, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा नाइस टॉपिक सिलेक्ट किया है। विटामिन डी कुछ अरसा पहले तक तो इट वाज सिंपली थॉट कि एक सिंपल विटामिन है, एक सप्लीमेंट की हैसियत रखता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नई रिसर्च आती गई है और इसके ऊपर बहुत सी स्टडीज़ अब सामने आ गई हैं, ये सिर्फ एक विटामिन ही नहीं बल्कि ये बॉडी के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है और एंटी फाइब्रोटिक रोल भी है। अपनी ऑडियंस के लिए अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये कि बॉडी में सोजिश को कम करता है ओवरऑल। तो स्पेशली अगर लिवर की बात करें तो उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करता है। और जब हम बात करते हैं एंटी फाइब्रोटिक है तो ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो तो उसके अंदर जो लिवर में एक सुखड़ाव आ रहा होता है जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं टेक्निकली, तो उस फाइब्रोसिस को कम करने में भी ये हेल्प कर रहा है। जनरली फाइब्रोसिस से मुतालिक कहा जाता है कि वो स्लो डाउन तो हो सकता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता। yes, इसी स्लो डाउन की ही हम एक्चुअली बात करें ओके। ये इसमें ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे अब आजकल जो सिनेरियो चल रहा है लाइक द लाइफस्टाइल वी आर हैविंग, जितनी ओबेसिटी आ गई है, जितना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इस वक्त जो नया थ्रेट है लिवर को इन द नियर फ्यूचर दैट इज़ फैटी लिवर और नैश। क्योंकि इस वक्त WHO का स्लोगन है कि हमने बाय 2030 हेपेटाइटिस बी और सी को तो दुनिया से ख़त्म कर देना है बाय वैक्सीनेशंस, बाय ट्रीटमेंट। तो जो सबसे बड़ा थ्रेट रह जाएगा ना वो फैटी लिवर होगा। इसका यानी लिवर के ऊपर चर्बी। यस, एक्चुअली लिवर के ऊपर चर्बी जिसको हम बड़ा कई दफ़ा हल्का ले लेते हैं, लेकिन समटाइम्स इट कैन रियली डैमेज योर लिवर, इट कैन कॉज फाइब्रोसिस इन योर लिवर। और ये लिवर में सुखड़ाव, और जिस तरह एक हेपेटाइटिस बी और सी लिवर को डैमेज कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह से फैटी लिवर भी कर सकता है कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर। होता क्यों है लिवर पे यानी जिगर पे चर्बी क्यों आती है? इसके बहुत से रीज़न्स हैं। अगर टॉप ऑफ द लिस्ट जैसे मैंने कहा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आपका रहने सहने का स्टाइल, आपकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, आपका फूड इनटेक कैसा है, डायबिटीज़ इज़ अ वेरी बिग सोर्स। डायबिटीज़ भी आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के ओबेसिटी, मोटापा, तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें बॉडी का मेटाबॉलिज्म इस तरह से डिरेंज कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं कि अल्टीमेटली लिवर में फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और वो कई दफ़ा इस हद तक डिपॉजिट होता है कि लिवर के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे एक सोजिश, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और वो अगर बहुत क्रॉनिक हो जाए तो वहाँ पे फाइब्रोसिस भी करा सकता है। तो इसके ऊपर कुछ स्टडीज़ आजकल हमारे सामने आ रही हैं जिसमें विटामिन डी का भी रोल है, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रीटमेंट फैटी लिवर की अभी तक नहीं है। इट्स स्टिल अंडर रिसर्च। लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर जिनको रिसर्च के ऊपर देखा जा रहा है। वन ऑफ द ऑप्शन इज़ विटामिन डी, जिसके ऊपर कुछ अच्छे हौसला अफजा हमारे पास नताइज आए हैं। डॉक्टर साहब, विटामिन डी को हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन डी का। लिवर की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ का हमने जिक्र किया, हमारी बोन्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जनरली हमें ये पता होता है बॉडी के और कौन कौन से ऑर्गन्स या फंक्शनिंग ऐसी है जिसके लिए विटामिन डी की रोल प्ले करता है? क्योंकि विटामिन डी जैसे कि एक आम कॉन्सेप्ट हमेशा से यही रहा है कि जी बोन्स एंड मसल्स इसका सबसे
सबसे की ऑर्गन है जिसको ये कैल्शियम प्रोवाइड करता है, और यही ऑफ कोर्स सबसे बड़ा फंक्शन भी इसका यही है। यही वजह है कि जब इसकी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिन लोगों में, तो उनमें अगर वो एडल्ट्स हैं तो उनमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, उनकी हड्डियाँ वीक होना शुरू हो जाती हैं, और बच्चे हों तो उनमें रिकेट्स हो जाते हैं, यानी उनकी बोन्स डिफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, मसल वीकनेस आना शुरू हो जाती है। हम आजकल अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन देखते हैं लोगों के अंदर फैटीग, बहुत सुस्त रवि का शिकार, मसल्स में दर्द, पेन्स, एक्स, काम नहीं कर पाते सही तरीके से। वन ऑफ द कॉमन रीज़न कैन बी विटामिन डी डेफिशिएंसी। लेकिन बॉडी में जब आप लेटेस्ट रिसर्च साबित करती है कि बहुत से और ऑर्गन्स हैं जिनमें इसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जैसे लिवर की हम बात कर चुके हैं, ब्रेन के अंदर इसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इस वक्त कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं जो मेलिग्नेंसीज या कैंसर्स के अंदर भी इसके पॉजिटिव रोल्स को लेके आ रही हैं। एक ब्रेन की बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके अंदर भी इसके कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करता है इवन, तो कुछ बड़े अच्छे पॉजिटिव जो हैं इसके इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर, मल्टी ऑर्गन्स हमें सामने आ रहे हैं। सर विटामिन डी डेफिशिएंसी से तो लिवर को कोई मसला नहीं होता? जो लोग स्पेशली जिन लोगों को लिवर डिजीज़ है एंड इफ़ दे हैव अ साइमल्टेनियस विटामिन डी डेफिशिएंसी एज वेल, तो उनके लिए यू कैन से कि उन लोगों के सिम्टम्स ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि एक तो लिवर उनको वीकनेस कर रहा है, ऊपर से विटामिन डी डेफिशिएंसी कर रही है, और सेकेंडली अगर आप उनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकवर कर देंगे या ठीक कर देंगे तो उनका फाइब्रोसिस, ये स्टडीज़ ने कुछ साबित भी किया है कि उनका फाइब्रोसिस भी इम्प्रूव कर जाएगा, लिवर स्टेटस स्लाइटली इम्प्रूव भी कर सकता है। जनरली विटामिन डी कि जिसको भी डेफिशिएंसी हो और आप उसके लेवल्स को बेहतर करें, फाइब्रोसिस चाहे लिवर का हो चाहे लंग्स का हो, वो बेहतर होता है सर, स्लो डाउन होता है? ये सब चीज़ें जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि दीज आर स्टिल अंडर रिसर्च ना, ये कुछ स्टडीज़ हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, अभी ये उस तरह से बहुत प्रूवन चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी हौसला अफजा स्टडीज़ हैं, और लॉजिक भी यही कहती है कि बिकॉज इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट्स एंटी फाइब्रोटिक, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिशिएंट इफेक्ट होएगा। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने बार बार बात कर रहा हूँ फैटी लिवर एंड नैश के कॉन्टेक्स्ट में, तो इट इज़ हैविंग सम वेरी गुड रोल। सही। विटामिन डी सर, हम उसकी इम्पोर्टेंस की भी बात करें, बहुत सारी बीमारियों को ना सिर्फ उनको ट्रीट करने में बल्कि उनके जो असरात होते हैं उनको कम करने में भी विटामिन डी का रोल बड़ा की रोल होता है उसका। बच्चों के हवाले से स्पेशली पेरेंट्स भी कंसर्न होते हैं, बच्चे क्योंकि ना अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं, ना उनको पता होता है कि कितना सन एक्सपोजर उनको चाहिए, तो बच्चों के लिए अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उनको किस तरह इफेक्ट करेगी, और अगर एक बच्चा पढ़ाई में हम देखते हैं कि कमज़ोर है तो क्या सबसे पहले विटामिन डी लेवल टेस्ट करना चाहिए, उसके अलावा भी कोई रीजन हो सकते हैं? इट्स अगेन अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए आजकल ख़ास तौर पे सीज़न चेंज हो रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि हर दूसरा बंदा फ्लू, सीजनल फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, ऑल दीज आर रिलेटेड योर इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छा ये जो है प्रूवन डाटा है कि विटामिन डी अपलिफ्ट्स योर इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो लोग एक स्टडी है जिसके अंदर कंपेयर किया गया दो ग्रुप्स को, वो लोग जो विटामिन डी डेफिशिएंट थे उनके अंदर ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, इवन कोविड के अंदर देयर आर सम वेरी गुड स्टडीज़ जिसके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसीज जिसमें अच्छी इम्प्रूव कर दी गई या उनको करेक्ट कर दिया गया, उनकी रिकवरी बड़ी फास्ट थी। सो एक्चुअली इट्स सॉर्ट ऑफ एन इम्यून बूस्टर फॉर यू। तो जितना आप इम्यून बूस्टर देंगे, जितना आप उनका इम्यूनिटी बच्चों का अच्छा रखेंगे, उतना उनको सीजनल इन्फेक्शन, सीजनल एलर्जीज, ये फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, इनके चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन बच्चों में ये डेफिशिएंसी होती क्यों है? क्योंकि बच्चे, पेरेंट्स तो कोशिश करते हैं कि अच्छी डाइट दें उनको, थोड़ा बहुत धूप में भी निकालें, फिर क्या रीजंस होती हैं? आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जो हमारा इवन लोकल डाटा है, पाकिस्तान में भी हमने कुछ स्टडीज़ कंडक्ट किए हैं, ये सिर्फ बच्चों में नहीं है, ये बड़ों में भी बहुत हैं, और सरप्राइजिंगली मेल्स में भी बहुत ज़्यादा हैं। एक डॉक्टर बाहर निकलते हैं रूटीन। एक डॉक्टर्स में एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर मेल डॉक्टर्स वर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स डॉक्टर्स। तो ये मतलब इट्स नॉट लाइक दिस। प्रॉब्लम ये है, हालांकि एक आम मिथ ये है कि जी पाकिस्तान इज़ अ वेरी सनी कंट्री, तो यहाँ पे तो इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसकी बहुत सी वजह ये है कि हमें मालूम नहीं है कि हमें बिल्कुल सनराइज वाली धूप चाहिए और सनसेट वाली धूप चाहिए। एक तो लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा कितना एक्सपोजर चाहिए। लाइक वी यूजुअली डू नॉट हैव एनफ एक्सपोजर। एक तो हमारी बॉडी कवर्ड होती है ज़्यादातर, ये एक रीजनल मिथ भी है, और सारा कुछ उस चीज़ को भी माइंड, थोड़ा सा हमारा स्किन टोन डार्कर है, उसमें मेलानिन की वजह से हम लोग उतना ईजीली सन
से फ़ायदा नहीं उठा पाते अच्छा। जितना लाइट कलर या फेयर कंप्लेक्शन वाले लोग उसको यूज़ कर पाते लेकिन हैं। सर जहाँ पे फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली पॉपुलेशन होती है वहाँ पे तो धूप उनको बड़ी कम कम नसीब होती है, उधर तो बारिशें और बर्फबारी शायद रहती है। नेचर ने इसको इसी तरह बैलेंस किया ना हाँ। कि वो उन लोगों को अगर आप 15 मिनट्स का भी एक्सपोजर दे दें तो दे कैन हैव देयर डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड। लेकिन एक डार्कर कंप्लेक्शन वाला बंदा, क्योंकि उसके स्किन पे जैसे मेलानिन होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि बेसिकली अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन है जो आपको चाहिए। फिर एक और मिथ ये है कि शायद हम गाड़ी में घूम फिर रहे हैं धूप के अंदर या घर के अंदर धूप आ रही है शीशे में से गुजर के या खिड़की, दैट वॉन्ट बी अ बेनिफिशेंट हैविंग बेनिफिट, क्योंकि जो आपका स्क्रीन डायरेक्ट एक्सपोजर चाहिए। यस, स्क्रीन जो है वो अल्ट्रा वायलेट बी को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जो रियल सनलाइट आपको चाहिए फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन वो फिर आपको नहीं मिल इसका पाती। मतलब है वो लोग जो अगर सन ब्लॉक लगा के बाहर निकलते हैं उनको सन भी ब्लॉक का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो अगर जो सन ब्लॉक लगा रहा है एज फार एज विटामिन डी इज कंसर्न तो वो उसको विटामिन डी का कोई फ़ायदा लेकिन नहीं डॉक्टर साहब बंदा काला भी तो हो जाता है ज़्यादा देर धूप में रहने से। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपने कितना एक्सपोजर लेना है, इतना नहीं लेना कि आपका जल बन कलर जाए। टैन होना शुरू हो जाए, यानी यू कैन दिन 12 वाली धूप नहीं लेनी ना आपको। एक्सपोजर हाफ ऑफ दैट, आप उसका हाफ एक्सपोजर ले लें, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर डेली रिक्वायरमेंट। या फॉर दैट मैटर अगर लड़कों के शॉर्ट्स पहन के आप फिरें यस, आपकी बॉडी पे एक्सपोजर आएगा। हाँ, फेस पे वैसे सन ब्लॉक लगा, लेकिन आपने मुंह काला नहीं करना। वो काला नहीं करना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टर्म है। एनीवेज डॉक्टर साहब, लिवर फंक्शन उसके बाद मर्दों में विटामिन डी डेफिशिएंसी। सॉरी जी, ये हो जाता है कभी कभी ना, दौरा पड़ जाता है ऐसा हंसी का। मैं सवाल कर लेता हूँ, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़रा हम बात करें, बच्चों की बात भी हमने की, ख़वातीन बिलखुसूस अगर हम प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात करें उस टाइम ज़रा कहा जाता है कि अगर उनकी खुराक अच्छी नहीं है तो बच्चा तो अपनी माँ से वो ले लेगा जो जो उस न्यूट्रिएंट उसको चाहिए। माँ की डेफिशिएंसी हो गई है, उसके लिए क्या किया जाता है? क्या देनी चाहिए उस वक्त विटामिन डी? बिल्कुल देनी चाहिए, और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि। अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी के लिए जो डाइट में हम थोड़े से अनफॉर्चुनेट इसलिए हैं कि डाइट में हमारे पास बहुत अच्छे सोर्सेज नहीं हैं। सन इज़ अ वेरी गुड सोर्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइट में शायद गिनती की 2-4 चीज़ें ही हैं जिनके अंदर विटामिन डी बहुत अच्छा या रिच सोर्स मौजूद होता है, जैसे फ़िश हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, एग योक हो गया, इसी तरह कुछ मशरूम्स हैं, लाइक वेरी रेयर सोर्स। कॉड लिवर ऑयल कब, क्यों और किसे दिया जाता है? इट्स अ सप्लीमेंट एक्चुअली, ठीक है। ये आप इट्स वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके अलावा विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये सप्लीमेंट के तौर पे बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं। मेडिकेटेडली भी इसको यूज़ किया जा सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी भी, और इसके अलावा इट्स द गुड पार्ट ऑफ द फैट वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। मोस्टली सर्दियों में दिया जाता है एल्डरली पॉपुलेशन को, ठीक किया जाता है? बिल्कुल ठीक किया जाता है, क्योंकि सर अगेन वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि विटामिन डी के रेफरेंस से अगर बात करें, विंटर इज लैकिंग सन एक्सपोजर एक्चुअली, राइट? तो आपको यहाँ पे सन सप्लीमेंट फिर ज़्यादा चाहिए। तो आप ऐसे लोग जिनको फिर जैसे हम डिस्कस कर लिया कि आप डेफिशिएंसीज हैं, देयर एट हाई रिस्क, आपने प्रेग्नेंट पॉपुलेशन की बात कर ली। मैं बीइंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखता हूँ कि मेरे पास बड़ी आंत के बहुत से मरीज़ आते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वाले, दे आर वेरी डेफिशिएंट इन विटामिन डी। इसी तरह से लिवर की हमने बात कर ली। तो ये जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, इन लोगों को फिर आपको हमें भी बीइंग अ फिजिशियन विटामिन डी सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और अब वो बड़े आसानी से रेडिली अवेलेबल हैं, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंकेबल इंजेक्शंस, कैप्सूल्स, ड्रॉप्स, मतलब हर फॉर्म में अब तो वो ईजीली अवेलेबल हैं। डेली फॉर्मुलेशंस भी हैं, वीकली फॉर्मुलेशंस भी हैं, मंथली फॉर्मुलेशंस भी हैं, सो वी कैन सिलेक्ट इट अकॉर्डिंग टू आवर पेशेंट। अच्छा सर, समर और विंटर का जिक्र हो रहा है, तो विंटर में तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, हम धूप में भी बैठ जाएंगे, हम फिश भी खा लेंगे और इस तरह की चीज़ें ले लेंगे। गर्मियों में क्या करें? गर्मियों में विटामिन डी का अच्छा एक्सपोजर है हमारे पास, सन इज अ गुड एक्सपोजर। से बचने एक्सपोजर। के लिए ज़्यादातर लोग एसी में रहते हैं ना। हाँ, दैट्स द थिंग ना, इसीलिए तो आप जब धूप का एक्सपोजर नहीं, लेकिन वही है कि आप अर्ली मॉर्निंग में एक्सपोजर ले सकते हैं, और 15 मिनट्स जैसे मैंने कहा, फेयर स्किन वाले अगर 15 मिनट का एक्सपोजर मॉर्निंग वॉक ज़्यादा अच्छी है। हाँ, डाइट में जहाँ तक आ जाएंगे तो फिर डाइट की भी बात मैंने कर ली, लेकिन इफ़ स्टिल यू आर डेफिशिएंट एंड यू आर हैविंग सिम्टम्स, तो आप गर्मी हो चाहे सर्दी हो, यू कैन हैव अ डेली सप्लीमेंट ऑफ विटामिन डी, वो आप गर्मियों में भी ले सकते हैं, ठीक है ना जी। तो वो इफ़ यू आर डेफिशिएंट तो यू शुड टेक द। और सर सप्लीमेंट्स की बात हो रही है, थ्रू मेडिसिन जो लोग डेफिशिएंसी को रिकवर करने की कोशिश जिनकी की जाती है,
डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है कि आपने लेट सपोज टेस्ट करवाया है, आपको 4 कैप्सूल्स चाहिए आफ्टर एवरी 15 डेज, लेकिन पेशेंट क्या करता है 6 महीने बाद फिर टेस्ट कराया, खुद ही डॉक्टर बन के अच्छा इतनी डेफिशिएंसी से डॉक्टर साहब ने मुझे 4 कैप्सूल बताए थे, चले मैं 6 खा लेता हूँ तो रिकवर हो जाएगा। इज दैट फाइन? करना चाहिए ये लोगों को खुद से या नहीं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखें मशवरे से चलना इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास 2 एक्सट्रीम किस्म की पॉपुलेशन है। कुछ लोग जो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, एंड बोथ आर नॉट गुड। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो थ्योरेटिकली दैट कैन इवन लीड टू टॉक्सिसिटी एज वेल। अच्छा, यानी विटामिन डी का ज़्यादा इंटेक भी नुकसानदेह हो सकता है। क्या नुकसान होता है वैसे? जब बहुत ज़्यादा विटामिन डी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं, अगर जो ये बहुत कॉमन नहीं है लेकिन स्टिल इट इज़ अ पॉसिबिलिटी स्टोर हो जाता है बॉडी में। हाँ जी, तो ये उसी को टॉक्सिसिटी कहते हैं, जब आपके लेवल्स एक ख़ास कट ऑफ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है जी, तो फिर वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपकी बोन्स को बजाय स्ट्रॉन्ग करने के और वीक कर देते हैं। भूख वगैरह कम हो जाती है, जनरलाइज वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है, इवन ब्लड वेसल्स को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देते हैं या हार्डन कर देते हैं। तो देयर आर सम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट एज वेल। तो इसीलिए डॉक्टर से मशवरे से चलना दैट इज़ अ गुड आइडिया। ओके, और चूँकि ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एज वेल, जिसमें आपने खुद भी कहा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की आपने बात की, वैसे और जितनी डिजीज़ होती हैं स्टमक से, गट से जुड़ी, इंटेस्टाइन से जुड़ी, उन केसेस में भी विटामिन डी का रोल होता है? जी, हमारे पास जो खास तौर पे पैंक्रियास, क्रॉनिक पेंक्टाइटिस वाले पेशेंट्स आते हैं, अच्छा, दे आर वेरी डिफिकल्ट, बेसिकली इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो उनके अंदर मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स वाले पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक डायरियाज वाले पेशेंट्स होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्रोनिक डायरिया की रीज़न भी हो सकती है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी। chronic diarrhea can lead to vitamin D deficiency. ओके, क्रोनिक डायरिया कैन लीड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी कोई मसला होता है आपकी गट का? विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा गट के इश्यूज नहीं है, लेकिन इफ़ यू लाइक गिव्स इट एज अ सप्लीमेंट तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम या गट के जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी मैनेजमेंट बड़ी बेहतर हो जाती है और रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। सही। अच्छा सर, साथ साथ हम लिवर का भी जिक्र कर रहे थे, हेपेटाइटिस की बात हुई। हेपेटाइटिस हम देखते हैं बड़ी कॉमन डिजीज़ हमें नज़र आती है, और स्पेशली हमारी जो जनूबी पंजाब वाली बेल्ट है वहाँ पे हमें ज़्यादा पेशेंट्स नज़र आते हैं। उसके कोई ऐसे कोई वाज़ेह सिम्टम्स होते हैं कि एक बंदे को अगर नहीं पता कि उसको हेपेटाइटिस हो चुका है, उसका कलर पेल होने के अलावा उसको जज किया जा सके कि इस बंदे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? तो टेक्निकली आप बात करिए क्रॉनिक हेपेटाइटिस की, राइट, क्योंकि एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस, वो यूजुअली हेपेटाइटिस ए या ई वायरस करता है, वो भी अक्सर एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं होता, शॉर्ट लिव्ड होता है। यू आर टॉकिंग टेक्निकली अबाउट क्रॉनिक हेपेटाइटिस, एंड अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान इज़ अमंग्स द टॉप 1 or 2 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और इसकी प्रेवलेंस लाइक इट्स मोर देन 6% इन पाकिस्तान, इट्स वेरी हाई। तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, और ये कुछ बेल्ट्स ही नहीं है बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो कुछ बेल्ट्स शायद ज़्यादा हाईलाइट हो गई हैं, इट्स थ्रू आउट द कंट्री, नेशनवाइड। तो प्रॉब्लम ये है कि ये क्रॉनिक है, इसीलिए बहुत लंबा अरसा तक इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, और ये बहुत लंबा अरसा ओवर डेकेड्स हो सकता है, लाइक इट कैन बी 10 to 20 ईयर्स। अच्छा, पता ही नहीं चलेगा कि आपको हेपेटाइटिस है। दैट इज़ वाई जो अब हमारी मेजर कैंपेन्स हैं इसके ऊपर, दैट इज़ टू फाइंड द मिसिंग मिलियंस। हमारे ख्याल में देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु डोंट इवन नो दैट दे हैव हेपेटाइटिस बी और सी। कैसे मालूम होगा? दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू स्क्रीनिंग टेस्टिंग, यानी कि आप ख़ास तौर पे इतने हाई एंडेमिक रीजन में अगर रह रहे हैं तो एटलीस्ट एक दफ़ा आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करा लें। बड़ा सादा सा टेस्ट है, हेपेटाइटिस बी का भी और सी का भी, और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको है कि नहीं। यही दोनों क्रॉनिक फॉर्म में जाते हैं। ओके, तो बी और सी का टेस्ट आप कह रहे हैं कि वंस इन अ ईयर करा लेना चाहिए? नहीं, एक दफ़ा कराएं। देखिए ज़िंदगी में बेसिकली इसका एक्सपोजर होता कैसे है, ये आप जब कोई गलत सिरिंज लग गई, कोई गलत ब्लड लग गया, कोई इक्विपमेंट ऐसा यूज़ हो गया, तो वो बार बार तो ऐसा नहीं होता ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा शख्स जो थोड़ा बीमार रहा हो, किसी वक्त बीमार हुआ हो, ना भी हुआ देखिए अगर नहीं होता, ना सिरिंज लगी है ना ब्लड लगा है, रिमेंबर, हो सकता है आपको याद ही ना हो, अदरवाइज द पर्सन कैन बी एज हेल्दी लुकिंग एज यू एंड मी। बट जनरली अगर किसी की हॉस्पिटलाइजेशन रही है, बिकॉज कोविड में भी हम देखते हैं, फॉर दैट मैटर इवन अभी डेंगू बहुत ज़्यादा हमने उसके केसेस देखे हैं, लोग जाते हैं ड्रिप्स लगवाते हैं, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस भी लगते रहे हैं,
तो ऐसे केस में कुछ अरसे बाद वैसे करा लेना चाहिए सेफ साइड। मेरे तो ख्याल में हर पाकिस्तानी को एक दफ़ा अपने ये टेस्टिंग ज़रूर करा लेनी चाहिए। और सर दो चीज़ें, सॉरी एक बस बात ऐड कर दूं कि क्योंकि आपको 10-15 साल नहीं पता लगेगा और अचानक से व्हेन यू हैव अ लिवर फेलियर और फिर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपका पेट में पानी आ जाएगा, खून की उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, तो देन एक्चुअली द थिंग्स आर एट अ वेरी उस वक्त तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, फिर तो लिवर ट्रांसप्लांट के ऑप्शंस आ जाते हैं ना, जो कि बहुत कॉस्टली भी हैं और उसके रिजल्ट्स। तो बेहतर है कि निप द ईविल इन द बड, तो स्टार्ट में पता करना, ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है। और सर एक फैमिली में मल्टीपल केसेस जो नज़र आते हैं उसकी रीज़न क्या होती है? किसी एक का एक्सपोजर हुआ होगा कोई नीडल से, या और फिर दूसरी रीज़न ये भी नज़र आती है, कहा जाता है कि अगर आपका जो पीने का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर, अगर आप बोरिंग के थ्रू पानी ले रहे हो वो साफ़ नहीं है, वो भी एक रीज़न हो सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस कह रहे हैं वो यूजुअली इस रूट से नहीं फैलता। ये वाटर का जो रूट है या जो फीको ओरल रूट होता है, ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए और ई इस तरह से फैलता है और ये ज़्यादा एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करता है, जो कि मैंने स्टार्ट में क्लियर कर दिया कि दैट्स अ सेपरेट एंटिटी। फैमिलीज़ में जो आप ख़ास तौर पे बात करिए ना, हेपेटाइटिस बी जो है ख़ास तौर पे इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि मदर कैन ट्रांसमिट द वायरस टू द बेबी। तो वो इसलिए फैमिलीज में आ जाता है या जनरेशन्स में चल रहा होता है। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। और आज हम बात कर रहे थे लिवर की। लिवर का कोई इशू हो तो उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी का क्या रोल हो सकता है। देखें जनरली हम किसी से अगर बहुत प्यार करते हों, बड़ा अच्छा लगता है, हम कहते हैं मेरा जिगर है, तो जिगर का तो इंसान ख्याल रखता है, तो ख्याल रखने के लिए टेस्ट कराने बड़े ज़रूरी हैं। और सर ने कहा कि एक बार टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस का टेस्ट बड़ा ईजी टेस्ट है, सादा सा टेस्ट है, ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर आपने वो टेस्ट ना कराया और बहुत अरसे बाद जाके आपको मालूम हुआ तो फिर ज़ाहिर है आप लिवर फेलियर की तरफ चले जाएंगे और उसका कोई इलाज होता नहीं है। जो है भी लिवर ट्रांसप्लांट के, दैट्स वेरी कॉस्टली और हर किसी के लिए होता नहीं है। तो ये सेगमेंट था स्कॉटलैंड फार्मा की तरफ से। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बीमारी की बात हो गई, एक और बीमारी की बात कर लेते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये है क्या? फेफड़ों के मसाइल आखिर पैदा क्यों होते हैं, फिर उनका इलाज किस तरह से किया, ये मामला हम डिस्कस और ये हम इसलिए आज डिस्कस करें बिकॉज इस बीमारी का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इसकी अवेयरनेस पर बात करना बहुत अहम है। रीजंस क्या होती हैं, डायग्नोसिस कितना अहम है, एंड देन ट्रीटमेंट प्लान्स। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस मामले पर, और पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी इससे मुताल्लिक क्या कर रही है, बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट पाकिस्तान को या हमारे डॉक्टर्स को हासिल होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। वी हैव विद अस हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी, प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, एंड अलॉन्ग विद कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रिजवान अतर। आप दोनों को वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जमाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे, पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी का क्या रोल है, थोड़ा सा प्लीज़ अगर एलेबोरेट कर दें। बेसिकली पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, जो हम पल्मोनोलॉजिस्ट हैं इसमें सारे, और हम फेफड़ों की बीमारियों से मुतल्लिक आपस में अपनी कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए हम इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, गाइडलाइंस इशू करते हैं जूनियर डॉक्टर्स के लिए कि किस तरीके से इसको लेके आगे चलना है और इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी प्रिवेंशन के लिए हम रोल प्ले करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। जिस तरह आज वर्ल्ड COPD डे है, इस तरह वर्ल्ड एस्थमा डे होता है, वर्ल्ड निमोनिया डे होता है, उसमें हम फिर वॉक्स, कोई टॉक्स करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ताकि जूनियर डॉक्टर्स को, जनरल पब्लिक को इसके बारे में पता हो और इससे बचाव किया जा सके। सही। डॉक्टर रिजवान, थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि COPD बेसिकली है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली COPD एक फेफड़ों का इशू है और इसके बारे में हम कहते हैं कि इट इज़ ट्रीटेबल एंड प्रिवेंटेबल डिजीज़। होता क्या है, इसके अंदर मरीज़ को डिफरेंट सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक तो इसमें हमने कुछ रिस्क फैक्टर्स देखने होते हैं। जब सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है, और उसके बाद जो पेशेंट स्पेशली स्मोकर्स होते हैं उनमें कुछ सिम्टम्स ज़्यादा आती हैं एक ड्यूरेशन के इस्तेमाल करने के बाद। यूजुअली 35 ईयर 40 ईयर्स के बाद सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसमें जो मेन सिम्टम्स आती हैं ना, उसमें खांसी का होना, जो इनिशियली ड्राई भी हो सकती है, खुशक खांसी जिसे कहते हैं, या रेशे के साथ आना शुरू हो जाती है। प्रीडोमिनेंटली रेशा उसमें ज़्यादा होता है जिसको हम बलगम कहते हैं, और फिर सांस का फूलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये 3-4 सिम्टम्स ऐसी होती हैं जिसके बाद हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि COPD
की तरफ तो पेशेंट नहीं जा रहा, क्योंकि ये सिम्टम्स आपको दूसरी डिजीज़ में भी मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो वो हमने फिर अपने टेस्ट होते हैं उनकी डेफिनेटिव हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और फिर डेफिनेटिव डायग्नोसिस की तरफ आएंगे कि COPD है, ब्रोंकियल अस्थमा है और डिफरेंट CCF हार्ट फेलियर में भी ये सिम्टम्स आती हैं। तो इस तरह से करके हम इसको डायग्नोसिस करते हैं और फिर उसी तरह से पेशेंट को एजुकेट किया जाता है और ट्रीटमेंट प्लान उनको दिया जाता है। कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो आई गेस द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्मोकिंग तो नहीं करते? ज़ाहिर बात है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ये होता है, क्योंकि स्मोकर्स में जो हमने एक डेटा निकाला है ना, उसमें देखा है कि जिन पेशेंट्स में COPD डायग्नोज होती है ना, 95% वो पेशेंट स्मोकर्स होते हैं। और शायद बाकी 5% वो लोग होते होंगे जिनके आसपास कोई स्मोकिंग करता होगा, पैसिव स्मोकिंग। बिल्कुल, और भी रिस्क फैक्टर है ना, इनडोर पोल्यूशन हैं हमारी, आउटडोर पोल्यूशन हैं, बाकी कुछ हमारी ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें हमारा एक्सपोजर ऐसी ड्रग से, मेटल से, फ्यूम से होता है जो COPD करती हैं। फिर कुछ जेनेटिकली भी होती है ना, 5% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं, जो यंगर एज में आते हैं COPD के साथ, जिसमें सबसे कॉमन हम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी को लेते हैं। तो कुछ जेनेटिकली भी होती है जो फेमिलियल होती हैं और आगे चलती हैं और उनमें COPD डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर जमाल, जो इंसान स्मोकिंग नहीं करता, क्या स्मोक इनहेल करना भी उतना ही नुकसानदेह, क्या वो भी COPD का शिकार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो जिस तरह डॉक्टर रिजवान ने बताया, बायोमास फ्यूल का एक्सपोजर बहुत कॉमन फैक्टर है हमारे मुल्क में, कश्मीर में, नॉर्दर्न एरियाज़ में और इवन गाँव में लोग लकड़ियाँ जलाते हैं और उससे अपने खाना बनाना और सारा उस तरह की चीज़ के एक्सपोजर से भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हो सकती है। और कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, जिस तरह कोई जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हम उसको कहते हैं, वो होती है। और उन लोगों में कई कहते हैं जी हमने इतने अरसे से स्मोकिंग की, हमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा इससे प्रोन होते हैं, इस बीमारी के डेवलप होने में उनको मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बीमारी हो जाए। ठीक, ऐसे जगहों पर रहना, बिलखुसूस ठंडे इलाके, हम नॉर्थ की बात करें या फॉर दैट मैटर ऐसे इलाके जहाँ पर आप अंदर रह रहे हैं या लकड़ियाँ जलाई हुई हैं या हीटर्स ऑन है गर्म रखने के लिए, ऐसे जगहों पर रहने वालों के साथ भी ऐसे ही मसला होता है? हो सकता है हीटर्स का नहीं है, लेकिन जो लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं उनका हो सकता है। उस तरह की जगहों पे उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि एग्जॉस्ट का सिस्टम, उनका वेंटिलेशन सही होनी चाहिए ताकि वो एक्यूमुलेट ना हो। उसमें और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्यूमुलेट होती है और इस तरह की चीज़ें, तो वो यूजुअली कमरे को बंद रखते हैं और ताकि गर्मी ज़्यादा हो, तो उससे उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आते हैं हमारे पास बहुत केसेस ऐसे। अब चूंकि काबिल मौलाना सर का जिक्र भी हुआ सलमा, और लास्ट ईयर का हमें वाक़या भी याद है मरी का, तो हम ज़रूर थोड़ा सा उस पर कॉमेंट्स ऐसे ले भी लेते हैं कि गाड़ी का जो हीटर है वो कितना इसमें रोल प्ले करता है किसी भी तरह के इशू। गाड़ी का हीटर इस तरह इतना रोल प्ले नहीं करता, लेकिन जो गाड़ी के अगर किसी वजह से जिस तरह बर्फ़ में गाड़ी दब जाए, उसका एग्जॉस्ट बंद हो जाए, उसकी वजह से कुछ टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो निकल के गाड़ी के अंदर आ सकती हैं और उनसे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उससे यूजुअली डेथ्स होती हैं इस तरह। या गाड़ी अगर किसी इवन कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि अपने जो गैरेज होता है उसमें गाड़ी उन्होंने स्टार्ट किए रखी और गैरेज में जो एग्जॉस्ट था वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता रहा और उस गैरेज में स्प्रेड होती रही, उससे भी लोगों की डेथ्स हो सकती हैं। यानी अगर गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा है तो ज़रूरी है कि आप खुली फ़ज़ा में हो ताकि वो सर्कुलेट होता रहे। हाँ जी, वैसे ही गाड़ी को खुली फ़ज़ा में, मतलब बंद जगह पे गाड़ी का स्टार्ट रखना, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर रिजवान, एक कॉमन सिम्टम सांस फूलना हम समझते हैं कि वही हो सकती है, एक ऐसा सिम्टम हो सकता है जिससे पता चलता है कि लंग डिजीज़ है एक बंदे को। क्या इसके अलावा कोई ऐसे विजिबल सिम्टम्स होते हैं कि जज किया जा सके कि लंग्स में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? उसमें आप देखें ना कि एक तो अगेन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में वही हम सारी चीज़ें पूछते हैं कि प्रीवियस तो कोई लंग डिजीज़ नहीं चल रही, बचपन में कैसा था, वहाँ पे कोई एलर्जी की सिम्टम्स तो नहीं थी, ठीक है। दूसरा फिर सांस फूलने के साथ इंपॉर्टेंट है कि रिलेटेड सिम्टम्स और क्या आ रही है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आता है जिसका सांस फूल रहा है, साथ में खांसी भी है, साथ में रेशा भी आ रहा है, तो ये प्रीडोमिनेंटली आप लंग की तरफ चले जाते हैं। फिर आप और इसको निखारते हैं कि जी के वाकई ये लंग है, तो आप कुछ और सिम्टम्स पूछ लेते हैं उनसे। उसमें हम पूछ लेते हैं कि स्पूटम कैसे रंग का आ रहा है, कलर कैसा है, उसकी अमाउंट कितनी है, कितनी मिकदार में आ रहा है, सांस कितना फूलता है, चलने पे ज़्यादा होता है या बैठे पे भी उतना ही रहता है। क्योंकि हम नॉर्मली कहते हैं अगर आप चलते हैं और सांस ज़्यादा फूलता है और बैठने से बेहतर होता है तो वो ज़्यादा कार्डियक की तरफ चला जाता है। लंग की कंडीशंस में भी हो सकता है, लेकिन कार्डियक की तरफ ज़्यादा होता है कि आपका हार्ट उतना पंप नहीं ब्लड करता तो आपका सांस फूलता है, जो ही आप रेस्ट पे आते हैं तो आपका सांस बेहतर हो जाता है, ब्लड और कफ क्या ये भी आपके फेफड़ों की खराबी की निशानी है? बिल्कुल, खांसी उसकी वजह से। फिर कुछ और अलामतें मैं बता रहा हूँ, जैसे बुखार होना शुरू हो जाए, अब बुखार हो रहा है, कफ हो रही है, तो आप समझ लें कि आपके लंग की इन्वॉल्वमेंट की तरफ जा रहे हैं।
फिर जिस तरह हम COPD के ऊपर हम बात करें ना, तो हम पेशेंट्स को एक एक्शन प्लान भी देते हैं कि आपने किस वक्त घबराना है और कब घबराना नहीं है, ठीक हो गया ना। तो उसमें कुछ अलामतें उनको बताई जाती हैं, जिसमें से हम ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आपका सांस, एक बेसलाइन डिस्निया होता है ना, एक हर पेशेंट का COPD के मरीज़ का बेसलाइन चल रहा होगा कि इतना सांस उसका रूटीनली फूलता ही फूलता है, इतना 10 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसका फूलता ही फूलता है। वही पेशेंट अगर आप उस कहे कि मैं 4 सीढ़ियाँ चल रहा हूँ और मेरा सांस फूल गया, तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि उसका बेसलाइन डिस्निया वर्सन हुआ है। तो ये एक सिम्टम्स हैं जो हम COPD एक्सरबेशन के ऊपर लेते हैं। और इसमें पेशेंट्स को हमने काउंसलिंग भी यही करनी है कि आपने एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ COPD से बचना है। सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी उसी की वजह से होती है COPD में, ठीक है। तो उसकी डिफरेंट हम वो एक्शन प्लान देते हैं उसको, जिसमें मैंने आपको जिस तरह सांस फूलने का बताया, फिर इसी तरह खांसी का बताते हैं। एक पेशेंट कहता है कि मुझे सिर्फ रात को हल्की सी खांसी होती है, मुझे सुबह को भी हो रही है, शाम को भी हो रही है और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हो रही है। तो ये भी एक अलामत होती है कि एक्सरबेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह फिर कुछ पैरामीटर्स और होते हैं, हम उनको अमूमन जब से कोविड आया हर बंदे के पास पल्स ऑक्सीमीटर मौजूद होता है, जिसपे वो अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह चेक कर होता है। इसमें फॉल आना शुरू हो जाता है COPD के पेशेंट्स में स्पेशली। फिर कई पेशेंट्स COPD के होते हैं, वो आके कहना शुरू कर देते हैं मुझे नींद आना कम हो रही है, रात को कम आती है, दिन में नींद ज़्यादा। क्या वो नीले भी हो जाते हैं? सॉरी, क्या वो नीले भी हो जाते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली वो स्टेज है जो बिल्कुल एंड पे हो रही होती है। अच्छा, इस स्टेज से आपने बचाना है। नीले होने का मतलब है कि इमरजेंसी, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपकी ऑक्सीजन बिल्कुल बहुत ही लो लेवल 60% से भी नीचे जा गई है, और वो तो बहुत अच्छे, उसमें तो फिर आपको बाई पैप और वो दूसरी मशीन और वेंट वगैरह खुदा न खासा उनकी तरफ भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, ये कुछ बच्चों के हवाले से भी देखा गया कि अगर किसी के लंग्स का कोई इशू है या फॉर दैट मैटर अगर हार्ट का कोई और इशू भी है, डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अच्छा जी आप कोशिश करें कि बच्चा ना रोए ज़्यादा, ना जोर लगाए, रोएगा तो नीला होगा, नीला हो तो इमरजेंसी में लेकर जाना है अगर कोई लंग का भी इशू है। अब आप कह रहे हैं कि ब्लू होने का मतलब है कि बिल्कुल वो तो एंड है ना, उसके बाद तो आपने इमरजेंसी में लेकर जाना है। उस स्टेज से आपने पहले ही चला जाना है, जो मैं सिम्टम बता रहा हूँ वो स्टेज का वेट नहीं करना। वो तो आपका मतलब है कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स इतने ज़्यादा आपके ब्लड में गिर चुके हैं कि आपके हाथों में उसकी वजह से नीलापन आना हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हम बताते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ हम COPD वाले पेशेंट को लाजमन बताते हैं कि सुबह मॉर्निंग पे उठते हैं तो अगर आपके सर में एक अनयूजुअल सा ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो ये भी अच्छी अलामत नहीं होती। एंड स्टेज पे क्या होना शुरू होता है, जब आपके लंग्स का नुकसान ज़्यादा हो चुका होता है, आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इम्बेलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। आपके फेफड़े नॉर्मल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को इखराज नहीं करते, वो ब्लड में जमा होती है, वो ब्रेन में जाती है और आपको ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, BGs वगैरह, आर्टिफिशियल ब्लड गैसेस कहते हैं। डॉक्टर जमाल, COPD के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज कौन सी होती है? क्या बच्चों को हो सकता है या बुजुर्गों को हो सकता है? यंग पॉपुलेशन में भी कॉमन है। COPD यूजुअली एडल्ट्स में होती है और लेटर एज में होती है, लेकिन बच्चे इससे एग्जेम्प्टेड नहीं है। ख़ास तौर पे अगर किसी को कोई ऐसी पुरानी बीमारी है, जिस तरह हम कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो उनमें बच्चों में भी ये चीज़ शुरू हो सकती है। COPD की रेशो शायद कम होगी, रेशो थोड़ी कम होती है। दो तरह की इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है, जिसमें सांस की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता सख्त होकर तंग होना शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर म्यूकस बनाने वाले खुलिये बढ़ जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है जहाँ पे लंग्स का पेरेन्काइमा होता है, जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है, वहाँ पे फ़िल्टर्स लगे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाते हैं। उसको आप एम्फीसीमा कहते हैं। उसकी वजह से फिर गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये दोनों चीज़ें, ज़ाहिर है सिगरेट जो होता है वो इरिटेट करता है एयरवेज़ को और नॉर्मल मैकेनिज़्म नहीं होता, उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, वो जाके डैमेज करते हैं और उसकी वजह से ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि स्मोकिंग को हम यही कहेंगे कि स्मोकिंग को, स्मोकिंग के अलावा स्मोक एक बड़ा फैक्टर है जो हमें बहुत ज़्यादा सर्दियों में नज़र आता है, जिसमें सांस लेना दुश्वार हो जाता है। बेसिकली स्मोक और जो फॉग है उसका मिक्सचर है, उससे स्मोक बन जाती है और उसमें कुछ और गैसेस भी होती हैं जो बीच में आती हैं, एयर पोल्यूशन का कॉज करती है और उसकी वजह से भी जिन पेशेंट्स में ये COPD का एलिमेंट हल्का सा होता है, स्मॉग में वो चीज़ें बढ़ एग्रेवेट हो सकती हैं। एक स्टेबल चल रहा है लेकिन स्मॉग में जाएगा तो उसकी, या स्मॉग के वेदर में या उस एनवायरनमेंट में जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। COPD का जो पेशेंट है वो अगर अपने आप को मैनेज कर रहे इस तरीके से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले गाइड किया, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर स्मोकिंग या स्मॉग ऐसी किसी जगह पे जाएगा तो इसकी डेफिनेशन में आता है ना कि इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज। आई वाज अबाउट टू आस्क, क्या ट्रीटमेंट है सर इसका? इसका सबसे पहले तो हम प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, प्रिवेंशन में तो ये है कि स्मोकिंग सेसेशन शुड बी स्टार्ट, मतलब एकदम से स्मोकिंग को रोकना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जी हम रोक नहीं सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा
तलब होती है। अच्छा, ये इसी पर एक सवाल और जी। भी, रोकने के लिए कुछ लोग ये राय रखते हैं कि वो फिर वेपिंग की तरफ नहीं, जाते हैं या बिल्कुल कुछ भी नहीं। निकोटीन पैकेट्स नहीं रखते हैं। नहीं, जहाँ तक वेपिंग का ताल्लुक है, उसके साथ ये जब कोविड आया था, इससे कुछ अर्सा पहले अगस्त में तकरीबन काफ़ी स्टडीज़ आई थी। जी जी वो था ई सिगरेट वेपिंग एसोसिएटेड एक्यूट लंग इंजरी, इवैली कहते थे उसको। जी जी उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के जो ई सिगरेट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर और टॉक्सिन्स होते हैं, गैसेस होती हैं जो लंग्स को और ज़्यादा डैमेज करती हैं और कई दफ़ा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में जाते हैं पेशेंट, जिससे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वेपिंग का तो कोई ऐसा मतलब वो नहीं है। इसका मतलब आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको आप हिस्ट्री लें तो वेपिंग की होती है। जी जी, वेपिंग की और होती वो है। जब निकोटीन पॉकेट्स रखते हैं। अच्छा, जहाँ तक निकोटीन की गम्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं, उनको फिर भी किसी हद तक अगर बहुत ज़्यादा निकोटीन की तलब हो तो निकोटीन की गम्स वगैरह लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, उसकी आदत को रोकने के लिए। लेकिन सिगरेट छोड़ना, वो मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आप सिगरेट 3 वजूहात की बिना पे छोड़ सकते हैं। एक तो माइल्ड सी COPD हुई है, हमने उनको सिगरेट रोकने का कहा और उन्होंने समझ गए और उन्होंने रोक दिया। दूसरे पेशेंट्स होते हैं जिनको एडवांस ग्रेड की COPD हो, खांस नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया है लंग्स का, या खुदा न खास्ता लंग कैंसर हो गया है, उनको हम कहते हैं तो वो छोड़ देते हैं। और तीसरी कंडीशन वो होती है जब इस दुनिया में नहीं रहते और सिगरेट भी नहीं पी सकते। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके पास क्या चॉइस है, कि आप अभी छोड़ें जब आपको अभी हल्की सी प्रॉब्लम शुरू हुई है, या आप उस स्टेज पे छोड़ें जब आप सिगरेट पी नहीं सकेंगे। यानी धुआं किसी भी फॉर्म में इनहेल करना एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको उस एनवायरनमेंट से भी दूर रहना चाहिए। जी जी। अच्छा डॉक्टर रिजवान, फेफड़ों की और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे एक आम बंदे को अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि COPD के बारे में हमें पहले नहीं पता था, ऐसी और बहुत सारी रीजंस होंगी। बेसिकली आप देखें ना, नमूनिया वन ऑफ द लीडिंग काज है बच्चों में स्पेशली डेथ की, तो नमूनिया से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा बहुत ही कॉमन है और इस्लामाबाद और इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा है, और एलर्जी की सिम्टम्स के साथ आते हैं और फिर वो एस्थमा की सिम्टम्स। ये 3-4 तो मून है, बाकी आप पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को नहीं रूल आउट कर सकते, पाकिस्तान में बहुत प्रेवलेंट है। इसी तरह से लंग एब्सेसेस बन जाती हैं आपके अंदर, नमूनिया ही की एक किस्म की फॉर्म है, तो डिफरेंट है। कैंसर, लंग कैंसर टॉप पे आ जाता है। क्या फेफड़ों की बीमारियां ट्रीटेबल होती हैं? क्या उनको बेहतर किया जा सकता है? एक बार आपके फेफड़े जितने डैमेज हो गए, क्या वो रिकवरेबल होते हैं? ये डिपेंड करता है अंडरलाइंग डिजीज़ पे। अब जिस तरह से कुछ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हैं, ILDs जिनको कहते हैं, अब उनमें कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो प्रोग्रेसिव होती हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, वापस रिटर्न बैक टू नॉर्मल नहीं कर सकते, उनकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, आहिस्ता कर सकते हैं। इसी तरह से अब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, एक ट्रीटेबल चीज़ है, आप ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल लंग फंक्शंस की तरफ आ सकते हैं। तो ये आपके अंडरलाइंग जो भी लंग का डायग्नोसिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल है या प्रोग्रेसिव डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। जनरली आई एम नॉट श्योर अबाउट COPD, बट जनरली जब लंग की कोई डिजीज़ हो, आपने एब्सेस का भी कहा, फाइब्रोसिस भी हम देखते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, इसमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्यों? अब हर डिजीज़ है ना, अब जिस तरह एक एलर्जी है, ब्रोंकियल एस्थमा है, अब उसमें आपकी ट्रीटमेंट ही स्टेरॉइड्स है, लेकिन आपने किस मिकदार में देने हैं, किस रूट से देने हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे कहीं आप देख रहे होंगे ओरल दे देते हैं, कहीं IV थ्रू इंट्रावीनस दे देते हैं, कहीं इनहेलेशनल देते हैं। जो रिकमेंडेशंस में आती है ना, वो आपकी मिसाल के तौर पे ब्रोंकियल एस्थमा है, वो स्टेप्स के ऊपर है, जीना गाइडलाइंस हैं, आप स्टेप वाइज चलते हैं, आप इनहेलेशनल से स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। तो कुछ तो डिजीज़ है उनमें ट्रीटमेंट है ही स्टेरॉइड्स उसके ऊपर देने पड़ते हैं, लेकिन वो इस डोज में होते हैं कि एक जो लेमैन की लैंग्वेज में होता है ना, स्टेरॉइड लेने से ये हो जाएगा, वो चीज़ नहीं करते, क्योंकि वो ज़रा स्टेरॉइड से इतना कुछ अटैच हो चुका है कि लोग फ़ौरन से घबराते हैं। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि डॉक्टर ने स्टेरॉइड तजवीज़ कर दे, कहेंगे ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन आप प्लीज़ इफ यू वांट टू ऐड। इसमें एक लोगों का जो हम पेशेंट्स को देखते हैं जनरल होता है, इनहेलर्स को अवॉइड करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। एक बड़े मिथ है कि इनहेलर एक दफ़ा यूज़ करना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो ड्रग हम इनहेल्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं वो स्टीरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। इनको मिनिमम पॉसिबल डोज में हमें कोई भी दवाई देनी होती है, और लोकली एक्टिंग अगर मेडिसिन हो तो उसका जल्दी असर होता है और वो उसकी मिकदार बहुत कम होती है। वो माइक्रोग्राम में होगी तो ये मिलीग्राम्स में होगी, तो इतनी कम मिकदार में उसके नुकसानात भी उसी तरह कम होते हैं। हमें इस बीमारी देखना है कि नुकसान हमने पेशेंट्स को अगर ठीक रखना है, ठीक एक दफ़ा इंजेक्शन लगवा लेंगे ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी नॉर्मल हालत को मेंटेन रखने के लिए उनके ज़रूरी है कि वो इनहेल्ड फॉर्म में कोई ड्रग यूज़ करें। और इनहेल्ड फॉर्म में जो ड्रग है
वो अगर यूज़ करेंगे तो बाकी जिस्म के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। जो स्टीरॉयड्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्टमक पे असर करती है, डायबिटीज़ हो सकती है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे आसान और क्विक सबसे आसान और क्विक इनहेल रिलीफ करें और प्रोलॉन्ग उसके बाद- ड्यूरेशन के लिए यूज़ करने में ये इफेक्टिव ड्रग है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल अहमद, बहुत डॉक्टर शुक्रिया। इज़वान अतर हमारे साथ Thank you, मौजूद थे। thank you। बड़ी अहम बीमारी जिसके तदारुक के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर हमने बात की। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह सिगरेट नोशी, जो आपको भी तबाह करती है, आपके इर्द गिर्द लोग जो इनहेल कर रहे होते हैं उस धुएं को, और फिर जहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जाती हैं वो धुआं भी ऑफ कोर्स आपके लंग्स को मुतासर कर रहा होता है। और इसके साथ साथ जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं बड़े महदूद ऑप्शंस हो जाते हैं, तो बेहतर है कि आप एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारें ताकि ज़िंदगी बेहतर और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको आप कहते हैं ना वो अच्छा हो। और जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते, यानी हम अगर गांव देहात की बात करें सलमा, ठंडे इलाकों की बात करें जहाँ पर गैस नहीं है, सप्लाईज़ नहीं है गैस की, जहाँ पर उन्होंने जलाना ही लकड़ियों को है या बायोफ्यूल, तो वहाँ पर वेंटिलेशन बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। लकड़ियाँ जलाएं, दिल ना जलाएं। क्या बात है जी। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ। और जिस तरह हमने आज प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था आपको कि आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे टर्किश व्लॉगर से। तरकान आते साहिबा टर्किश हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि दिल से पाकिस्तानी कंसिडर करती हैं अपने आप को। उर्दू बोलने का फ़न भी खूब जानती हैं। पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने में मसरूफ़ हैं। यहीं पर मुकीम हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाती हैं। क्या कुछ खाने पीने का पसंद आया उनको, कहाँ कहाँ पर गई, ये तो पासुकोन्स के पास के मनाजिर इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं। तो यानी नॉर्थ की तरफ यूँ तो सबका दिल चाहता है नॉर्थ ही में रहे, टूअर्ड ही नॉर्थ ही चलता रहे, बट वापस भी साउथ की तरफ आना ही पड़ता है। साउथ की तरफ आना पड़ता है। मुझे उनका ड्रेसिंग, हाथों पे मेहंदी, पाकिस्तानी कल्चर को जैसे उन्होंने अडॉप्ट किया वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो हमारे साथ मौजूद है तरकान आते साहिबा, उनसे कोशिश करते हैं पहले उर्दू में पूछ बात लेते करें। क्या हमने सही नाम प्रोनाउंस भी किया है? हाँ जी, एक तो तरकान आते साहिबा, अगर हम आपका नाम ठीक ले रहे हैं तो हमें ज़रा जल्दी से बता दें कि ये सब कैसे हुआ, आपने ज़बान सीखी, पाकिस्तानी कल्चर से, पाकिस्तान के लोगों से इतनी मोहब्बत कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। जी आप लोगों ने मेरे नाम सही लेती है, मेरे नाम तुर्कान है। पाकिस्तान में एक्चुअली मुझे भी नहीं पता ये सारी चीज़ें कैसे हो गया, मैंने पाकिस्तान कैसे आया और उर्दू कैसे सीखा। मैंने 2014 में पाकिस्तान में आई थी स्टडीज़ की सिलसिले में। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एडमिशन लिया, फिर मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें ना उस चीज़ के बीच में हो गए मेरे साथ। अच्छा तरकान, जनरली यहाँ के स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है टर्की पढ़ें, आप टर्की से यहाँ पढ़ने के लिए आई। व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपने पाकिस्तान जाके तालीम हासिल करनी है? एक्चुअली इसकी थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है मेरी तरफ से, मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। 2014 में मैंने एक एकेडमी में जाती थी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयार होने पे। उस टाइम मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बाहर जाके पढ़ लूँ। फिर बाद में हमारे टीचर्स ने कहा अगर आप लोग स्टडीज करना चाहते हैं बाहर भी जा सकती है। मैंने कहा यार ठीक है मैं बाहर चले जाती हूँ। हम बाय द वे 7 बहन है, हमारी कोई भाई नहीं है। उस टाइम थोड़ी सी मुश्किल था मेरे लिए, तुर्की छोड़ के अम्मी भी इजाजत नहीं देती थी मेरी, नहीं अगर आप लोगों ने स्टडीज भी करनी है ना मेरे साथ कर ले, मुझे नहीं पसंद है आप लोग बाहर चले। तो ऑब्वियसली उसी टाइम इतना ज़्यादा गूगल भी फेमस नहीं है और नेट भी नहीं है हम जाके चेक कर लेंगे हम कहाँ पे चले जाती हैं। मैंने तो मेरे एडमिशन्स दी थी यूके यूएसए के लिए, मैंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन उनकी एक्सपेंसेस ना मेरे लिए थोड़ी सी महंगा पड़ गया। अबू ने कहा देखिए बेटी मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकती हूँ, बस मेरे अलावा मेरी 6 बहन भी स्टडी करती थी। मैंने कहा यार ठीक है मैं तो चले जाओ, कोई भी होगा मैं चले जाती हूँ। मैंने कहा अगर आप लोगों के ऑप्शन में कोई सस्ता और मुस्लिम कंट्री है मुझे बता दे। उस टाइम तुर्किश लिरा की वैल्यू पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा था, एक तुर्किश लिरा था 65 रुपए, अभी तो इतने नहीं है। उन्होंने कहा आप पाकिस्तान चले जा सकती है और इंडिया चले जा सकती है, आपके लिए बेहतर है। मेरी अबू की एक्चुअली जॉब है ना, वो भैंस का काम कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से, ही इज फार्मर। उन्होंने मुझे कहा यार देखिए अगर इंडिया जाएंगे ना आप गोश्त वगैरह नहीं खा सकता, उन्होंने भैंस को भगवान समझती हैं। फिर मैंने कहा यार अगर मैं गोश्त नहीं खाऊंगी मुझे क्या ज़रूरत है इंडिया जाना। उसकी सिलसिले के बाद मैंने पाकिस्तान
चूज करके पाकिस्तान आया। जबरदस्त। थोड़ी 2014 से आप तुर्कान पाकिस्तान में है। अम्मी अबू इधर मिलने के लिए आते हैं या आप उधर मिलने के लिए जाती हैं? और पाकिस्तान में आपको उर्दू सीखने में कितना टाइम लगा? जब मैंने पाकिस्तान में आई थी मुझे उर्दू भी नहीं आती थी, मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में आप लोग उर्दू बोलती हैं। बस पाकिस्तान आने की टाइम मैंने एक सर्च किया, वो भी पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद। उसके अलावा मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं वैसे ही सारी आंखों बंद करके आया और मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। मैंने बस तुर्की ज़ुबान में पाकिस्तान में आया। एक साल मैंने 2014 से 2015 तक मैंने इंग्लिश कोर्स लिया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जब मैंने एडमिशन लिया पहले क्लास में गई, टीचर टोटल एक घंटा उर्दू में बात किया। उस टाइम मुझे पता चल गया तुर्कियान इंग्लिश में इधर काम नहीं करेगा, क्योंकि 34 स्टूडेंट है पाकिस्तानी, एक स्टूडेंट है फॉरेनर्स। ऑब्वियसली उनकी समझने के लिए भी टीचर्स ने उर्दू बात करना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा इंग्लिश में पहली ईयर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन थोड़ी बहुत लोगों से सीख के और थोड़ी सी मजबूरी होती है ना सीखने के लिए। फिर मैंने कहा यार ठीक है मैं तो उर्दू भी सीख लूँ। कोई क्लासेस नहीं लिया, ऐसे दोस्तों को पूछ पूछ के लोगों से बात करके करके मैंने एक साल के अंदर मुझे उर्दू आया। ज़बरदस्त। अच्छा, और जब हम कल्चर की बात करें तो टर्की और पाकिस्तान का कल्चर ज़ाहिर है इस्लामिक कल्चर की रूट्स ज़रूर हैं, बट ज़ाहिर है थोड़ी ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। इवन द कलर सिलेक्शन ऑफ द ड्रेस उस पर अगर हम जाएँ तो वो बड़ा डिफरेंट होता है। आपका लिबास बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो फिर यहाँ से लिबास की जब सिलेक्शन आपकी हो रही होती है, किसी ब्रांड पे जाएं, किसी मार्केट जाएं, तो कितना मुश्किल हो जाता है आपको अपनी पसंद का लिबास मिलना, या कि फिर आप रंग जाती हैं उस रंग में जो कि यहाँ का है? पाकिस्तान है ना, अगर आप लोग कहते हैं तुर्की पाकिस्तान को डिस्क्राइब कर दे, मैंने कहा द सिटी ऑफ कलर, द कंट्री ऑफ कलर्स। इतनी कलरफुल है तुर्की में। हम लोग ना तुर्किश लोग ज्यादातर बहुत ज्यादा सिंपल है, लाइक कपड़े पहनते हैं ना, मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ एक कलर का हो। जब मैं इधर आ गया मुझे कपड़े चूज नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे स्टाइल है ना मेरी कॉन्सेप्ट है, ना कलर इतनी ज्यादा डिफरेंट है। मैंने कहा एक कपड़े के अंदर 1000 कलर्स है, इसलिए पहली टाइम ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कपड़े पहनना। फिर तुर्की में भी मैंने जब वो कुर्ता कमीज पहनती लोग मुझे ऐसे ऐसे गौर के देखते, यार ये कौन से कपड़े, ये कौन से कपड़े पहनती है। स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन तुर्कान आपको और शुएब को मैं बताऊं, इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे टर्किश ड्रेसेस मिलते हैं। कई दफ़ा मैं जब कपड़े खरीदने जाती हूँ तो मुझे बताया जाता है कि हमने टर्की से इंपोर्ट किया है, तो आप ज़रूर वहाँ पे विजिट करें, आपको अपनी चॉइस की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं भी लेकर आऊँ कुछ फिर? व्हाई नॉट, आप अपनी वाइफ के लिए लें। नहीं, मर्दाना कपड़े नहीं होते? नहीं, तो मर्दाना तो एक जैसे होते हैं ना वाइफ के लिए। अच्छा तुर्कान, आपको खाने में क्या पसंद है पाकिस्तानी फूड? दाल चावल मेरे फेवरेट। पकाने भी आते हैं? पकाने भी आते हैं? हाँ, पकाने भी आते हैं? पकाना तो मुझे नहीं आती है, मुश्किल है मेरी। ज्यादातर हमारे घर पे ये होती है 3 दिन तुर्किश, 3 दिन लाइक पाकिस्तानी, 1 दिन वैसे ही हम करती है। पाकिस्तानी मेरी शहर बनाती है, तुर्किश मैं बनाती हूँ। अच्छा, वैसे अब तो हम देखते हैं यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम भी मिल रही है, टर्किश कुजीन्स भी बड़े इजीली अवेलेबल होती हैं, बट स्टिल कभी कोई ऐसी डिश मिस करती हैं? टर्किश डोनर कबाब बड़ा मशहूर है, मिस करते हैं कोई फूड जो यहाँ पे ना मिल रहा हो आपको, या बस दाल चावल पे आप दिल आ चुके हैं तो यू आर ओके विद दैट? नहीं, पाकिस्तानी खाना मेरे लिए काफी होती है, क्योंकि तुर्किश खाना फिर भी अगर लाइक इतनी ज्यादा नहीं मेरे दिमाग में आती है पाकिस्तान में आके तुर्किश खाना खाना, क्योंकि तुर्की में तो खाती हूँ। पाकिस्तानी खाना ही इतनी अच्छी है ना, मुझे अभी तक याद नहीं आया। ओके सही। शुएब, आपको वो कबाब वाली रेसिपी आपने पूछे ना, वो जो एक टर्किश कहवा होता है, बड़ा खूबसूरत सा फैसिनेटिंग लगता है देखने में, तुर्कान उसकी क्या रेसिपी होती है? तुर्किश कहवा और तुर्किश कॉफी। कॉफी कॉफी तुर्किश कॉफी। एक्चुअली तुर्किश कॉफी ना वो मुझे बहुत याद आती है। जाहिरी बात, खाना की अलावा मुझे तुर्किश कॉफी बहुत याद आती है। लाइक उसकी बहुत सिंपल है। एक्चुअली मैं जब पाकिस्तानी लोग के लिए तुर्किश कॉफी बनाती हूँ ना, उनके लिए बहुत कड़वा लगती है, वो लोग नहीं पी सकती है। लेकिन हम बस 1 कप के लिए 1 स्पून तुर्किश कॉफी डाल के उसको बॉईल करके ऐसे पीती हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान है।
पर हमारे यहाँ ज़रा दूध जब तक ना डालें तो मज़ा नहीं आता ना, तो वो ब्लैक कॉफ़ी वैसे भी जनरली इतनी पसंद यहाँ पे नहीं मिलती। हाँ, वेट लॉस के लिए कुछ लोग करते हैं। तरकान कुछ वीडियोस आपकी हम साथ दिखा भी रहे हैं, आप गई भी हैं गिलगित बल्तिस्तान की जानिब, कहाँ पर गई, कौन से ऐसे स्पॉट्स जिन्होंने आपको बिल्कुल हैरान भी कर दिया हो, या जिनके हवाले से आप कैसे यहाँ मैं बार बार जाना चाहूँगी? इस टाइम मैंने कहा लाइक ज़्यादातर पाकिस्तान में यूट्यूबर्स वगैरह भी आती हैं, मैं ऑब्जर्व ही किया है ज़्यादातर ये लोग इतनी लाइक डिफरेंट जगह में जाके लोकल लोग दिखाती है, उनकी ज़ाहिरी बात है वो लोग अंदरून वगैरह जाती है, फिर दूसरा लोगों की आइडिया में ये आती है कि यार इट मीन्स पाकिस्तान ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बस वही नॉर्मल जगह देखती है। मैंने सोचा इवन पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है, मैं जाके वही दिखा दूं, फिर लोगों को पता चलेगा यार ठीक है ये जगह के अलावा भी पाकिस्तान में और जगह है, हम जाके विजिट कर सकते हैं। इतनी अच्छी जगह है, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन टूरिस्ट नहीं है पाकिस्तान में। इस टाइम मैंने सोचा मैं पूरी नॉर्दर्न ट्रिप कर दूं, यही खूबसूरती मैं लोगों को भी दिखा दूं। मेरी वीडियोस के अंदर इंग्लिश सबटाइटल भी होती है, लोग देखती हैं ताकि लोग जाके देख सकती हैं। स्पेशली मुझे अत्तबाद लेक इतनी अच्छा लगा, इतनी मजे का लगा, और हुंजा मैंने कहा यार पाकिस्तान के लोग इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि जब उनको पता चलता है कोई टर्की से आया है तो वैसे ही वो खुले दिल से वेलकम करते हैं, बड़ा अच्छा से इस्तकबाल करते हैं। कोई यादगार वाकया आपके साथ पेश आया लोगों के हवाले से, किसी शॉप पे गई हो उस हवाले से? मेरी यूनिवर्सिटी की टाइम भी मेरे साथ हुई थी, लास्ट हुंजा में भी हुई थी। मैं ऐसे वो रास्ते में गुजर रही थी, एक अंकल ने मुझे रुका, उसने कहा आप तुर्की से है ना? मैंने कहा हाँ जी मैं तुर्की से हूँ। उसने कहा आ जाए मेरी शॉप में, कुछ भी खरीद लो आपके लिए फ्री है। वही मुझे बहुत खुश किया। और यूनिवर्सिटी की टाइम में भी ना जब मैं कहती थी ना मैं तुर्की से हूँ, वो लोग मुझसे पैसा नहीं लेती थी, ठीक है आप हमारी तरफ से ले लो, नो इश्यू, आप हमारी बहन है। जबरदस्त। अच्छा, और तरकान जहाँ आपने एबटाबाद का जिक्र किया, आपने हुंजा का जिक्र किया, मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज़रा ये भी बताएं कि आपके साथ क्या कोई दोस्त है जो पक्की अटैच है, क्योंकि आपकी वीडियोस बहुत प्यारी हैं, तो ये कौन शूट करता है इन वीडियोस को? ये सारी वीडियो शूटिंग करना और उसकी एडिटिंग करना सारी मेरी शर्ट करती है, हम दोनों बस करती है। मैं बस वीडियो के सामने आती हूँ, पूरी सारी चीजें मैं उसको इधर से भी बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, सारी चीजें वो संभाल लेती हैं। स्टार्टिंग से चैनल ओपन करने से अभी तक हम दोनों साथ साथ हैं, हम दोनों बस काम कर रही है। माशाल्लाह। एक तो मैं आपकी उर्दू से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ, तरकान इतनी रवानी से माशाल्लाह, मतलब हमसे हमारी तरह बिल्कुल ज़बरदस्त फ्लो है आपका। उर्दू में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि आपकी मादरी ज़बान कोई और होगी या आपने ये स्पेशली सीखी होगी। तो अब ज़रा ये बता दें कि पाकिस्तानी कल्चर की या पाकिस्तानी ट्रेडिशंस की ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, मतलब आपको दिल करता है कि ये बस ये होना चाहिए ज़िंदगी में? आई थिंक पाकिस्तानी शादीज ना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी इवेंट लंबा होती है, मैं जब मैं पाकिस्तानी इवेंट वगैरह अटेंड कर रही हूँ ना, लाइक वलीमा अलग, मेहंदी अलग, बारात अलग, उसकी रुखसती अलग। मैंने कहा तुर्की में भी ये होना चाहिए, लाइक मैंने एक वीक में पूरी शादी का सीजन होती है। शादियाँ कैसे होती है, हम जानना चाहते हैं। अच्छा, तुर्की में मैं बताती हूँ। तुर्की में शादी लाइक पहले तो मंगनी होती है, बाद में दोनों फैमिलीज डिसाइड करती है शादी कब होने पे। एक दिन मेहंदी, एक दिन शादी, खत्म। 2 दिन में दोनों इवेंट भी खत्म होती है। पहले दिन मेहंदी होती है, दूसरा दिन शादी होती है, बस खत्म, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल सा। ये रुखसती पहले दिन होती है कि दूसरे दिन होती है? दूसरा दिन शादी की बात।
ठीक है तरखान, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे यहाँ पर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा बात करके। और जिस तरह से ये पाकिस्तान मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं, वहाँ के वीडियोस जिस तरह उन्होंने कहा वो शूट जिस तरह से कर रही हैं, और वाकई जी बहुत ही खूबसूरती से अक्स बंद करती हैं उन मनाजिर को। ये जो बात रुकी ना यहाँ शादी पे आके, आज हमारा आखिरी मौजू भी यही है, शादी। क्या वजह है शादी चल नहीं रही कुछ लोगों की? क्या वजह है कि शादी के बाद इख्तलाफात इस कदर बढ़ जाते हैं कि वो रिश्ता टूट जाता है? वो जो इतने प्यार से, इतनी चाहत से रिश्ता बनाया होता है, इतनी मोहब्बत से उसे सजाया होता है, अपना घर बनाया होता है, क्या वजह होती है कि वो जो तिनके जोड़ जोड़ के इतना प्यारा घर बनता है वो एकदम से टूट जाता है, आशाना बिखर सा जाता है? क्यों? जो ख्वाब देखे होते हैं, जो ख्वाब सजाए होते हैं, वो सब टूट क्यों जाते हैं? आज इस मौजू पर बात करेंगे, और ये बड़ा अहम मौजू है, चूँकि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि सेलिब्रिटी कपल्स, ज़ाहिर उनकी शादियों को लोग बड़ा फैसिनेट करते आए हैं, एकदम से क्या हुआ, अनाउंस कर दिया जी कि वी आर नो मोर टुगेदर। आखिर ये हो क्यों रहा है? और इस मामले पे शादी से पहले काउंसलिंग कितनी अहम हो चुकी है, दोनों इंडिविजुअल्स की भी और खानदान का कितना अहम इस पे रोल होता है, इस पे आज हम बात करेंगे। मैं सोच रही थी कि अब वैसे तो ये तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन शादी के मामले पे हम कितना अच्छा बोलते हैं, मतलब बड़ी अच्छी आपने तमीद बांधी। हम सेलिब्रिटी कपल्स की बात कर रहे थे, लेकिन जो हमारी जो आम सोसाइटी है, हमारी हर दूसरी फैमिली में हमें ये प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मिसेस ख्वाजा, जो मैरिज कंसल्टेंट भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बता दें कि शादियों की नाकामी की बुनियादी वजह क्या होती है? सबसे पहले बात तो शादी करने से पहले बेटी और बेटे की काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है। लोग जब शादी का डिसाइड करते हैं, रिश्ता तय हो गया, हम देख रहे हैं हॉल कौन सा है, हम देख रहे हैं वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, ड्रेसेस कैसे आएंगे, जेवर कैसा होगा, इन चीज़ों से पहले आपको बेटी की काउंसलिंग भी करनी है और बेटे की काउंसलिंग भी करनी है। क्या वो काउंसलिंग घर वाले करें या उसके लिए कंसल्टेंट के पास जाएं? अगर घर वालों से होती है वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो आप उसे कंसल्टेंट के पास लेके आए। हर शख्स की काउंसलिंग होनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। कुछ लोग तो बड़े परफेक्ट होते हैं, किसको ज़रूरत है काउंसलिंग की? जैसे मतलब बच्चियों को नहीं पता होता कि उन्होंने शादी के बाद आगे जाके घर को कैसे चलाना है, अपने आप को वो बोझ समझती हैं कि शादी के बाद बर्डन्स हो जाते हैं। लड़के भी यही समझते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, लड़कियां भी ये समझते हैं कि हम तो फ्री और इंडिपेंडेंट रह रहे हैं तो हम बाउंड हो जाएंगे। ये चीज़ें सारी समझानी होती है कि गिव एंड टेक होता है, दोनों लोग मिलके घर चलाते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, ट्रू, इसीलिए उसकी खूबियों खामियों समेत आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। द वे ही और शी इज एक्सेप्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। कल एक वीडियो मैंने देखी और उसमें रुखसती का एक मंजर था और बाप बेटी से कह रहा था कि अगर कोई बहस हो भी जाए तो उस बहस में हार जाना, जिंदगी जीत जाओगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ये है। बेटियों को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि आपने बहस करके, ख़ास तौर पे देखिए बेसिक चीज़ें होती हैं, जब एक बंदा गुस्से में बोल रहा होता है जायज़ ना जायज़ किसी बात पे, जब आप आगे से उसे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसे आगे जवाब देते हैं तो वो भड़कता है। मिसेस ख्वाजा, आई डिफर विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ख़वातीन के लिए ज़िंदगी में हार जाना कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है? क्या मर्दों पे ये रूल अप्लाई नहीं होता कि वो भी किसी बहस में हार जाएं? अभी हम इसी साइड पे आ रहे हैं कि हम लोग बेटियों को कहते हैं कि बेटी घर की इज्जत को संभाल के रखना, हमारा नाम कायम रखना। हम बेटों को क्यों नहीं समझाते कि हम किसी लड़की को घर लेके आ रहे हैं, बेटे की ग्रूमिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बेटी की है, ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो काम डाउन रहेगा, पोलाइट रहेगा बीवी के साथ, तो किसी खातून का दिमाग ख़राब नहीं होता कि वो अपना घर ख़राब करे या घर तोड़े अपना। इसलिए दोनों तरफ बहुत अहम बात है, क्योंकि जनरली चूंकि हमारे माशरे में ना ये बहुत राइज हो चुका है कि हम बेटियों को तो बड़ा समझाते हैं, प्रेशराइज भी करते हैं, और हर तरफ से ना मैका भी प्रेशराइज कर रहा है, ससुराल भी प्रेशराइज कर रहा होता है कि बेटी तुमने ये करना है, तुम्हें ये बेयर करना है, तुमने ये अपने अंदर ये चेंज लेकर आना है, बेटा जो मर्जी करे। बल्कि बेटों से मुतालिक तो मस्ट ऐड के अक्सर ये भी देखा गया, बेटा जरा सा खराब हो जाए शादी कर तो ठीक हो जाएगा। ऐसा ही है। एक बात ये है कि आपको पता होता है कि आपके बेटे को मेंटल इश्यूज़ हैं, आपके बेटे को हेल्थ इश्यूज़ हैं, उससे वो मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम गुस्सा आ जाना, हाइपर हो जाना, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, सम टाइम मेडिकल ऐसे इश्यूज होते हैं कि उसकी आपको शादी नहीं करनी चाहते, लेकिन नहीं, बेटे की शादी कर दें वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो मतलब एवरेज सा बेटा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, देखने में भी सामला सा हो, कद भी छोटा हो, बहू चांद जैसी भी चाहिए, वो डॉक्टर भी होनी चाहिए, हर उसकी किसी को उम्र भी 18 साल होनी चाहिए। ये तो हर किसी को चाहिए बेटा चाहे। मैं तो वो बल्कि कहती होती हूँ कि अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से अपने बेटे को देख के जाए तो आपको आसानी होगी। बेटा साथ ही ले जाए। हाँ बेटा साथ ही ले जाए, नहीं देख के भी जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैचिंग बड़ी अहम है
क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कलर, इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स नॉट अबाउट ग्रूमिंग। ये सिंपल सी बात है कि एक जैसा मामला हो ना खानदान का तो जेन्युइन निभाना ज़रा आसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखिए शादी के लिए 5 बेसिक पिलर्स हैं: एज, एजुकेशन, हाइट, कास्ट और फैमिली बैकग्राउंड। अगर आपकी एज कंपैटिबल नहीं होगी, इशू होगा। आपकी एजुकेशन नहीं होगी एक जैसी, तो आपका IQ लेवल एक जैसा नहीं होगा। आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे। फिर आप लोगों का स्टेटस फैमिली का, मतलब 10-20 का फ़र्क हो तो नहीं चलता, 18-20, 15-20 तक हो जाए तो चल जाता है। मतलब बहुत बड़े घर की बच्ची छोटे घर में आके एडजस्ट नहीं होगी। इसमें भी ज़रूर ऐड भी कीजिएगा अपनी बाकी जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं, लेकिन ये कितना अहम होता है कि कहा जाता है जब बेटी है ना तो ऊपर घर जाएगी तो कोई मसला नहीं, ठीक रहेगी, लेकिन अगर अपने से नीचे जाएगी तो फिर मसला होगा। तो 19-20 का हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्सट्रीम जो होता है ना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज। और बाकी भी पिलर्स आप बता रही थी जी, मेन 5 पिलर्स यही हैं। और इसमें आपने हाइट का जिक्र किया, ये मेरे लिए नया पिलर था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट पे लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लाइक लड़का अगर 6'2" हाइट है या लड़की अगर 5, 7, 8 है तो वो छोटे हाइट वाले लड़के को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। और छोटी हाइट वाले लड़के को कर लेते हैं? छोटी हाइट वाले को भी नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, छोटी हाइट के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी की उम्र सिर्फ इस वजह से गुजर जाती है कि कोई मतलब एक ट्रेंड होता है ना कि रिश्ते देखने के लिए फैमिलीज आ रही हैं, कोई ये कह के चला जाता है कि जी आपकी बेटी का कद छोटा है, कोई ये कह के चला जाता है कि जी आपकी बेटी दिखने में मोटी है। क्या ये ट्रेंड अभी तक हमारे माशरे में चलता जा रहा है? क्या हम इनको ओवरकम अभी तक ये ट्रेंड है, बल्कि अब तो ऐसा करते हैं लोग कि घर जाने से पहले चाहते हैं कि हमें पिक्चर्स दे दी जाए, हमें कंप्लीट प्रोफाइल दे दिया जाए और हम घर बैठे ही देख लें, जबकि मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। पिक्चर्स देखें आजकल कितनी एडिट होती हैं, फोटोशॉप होती हैं, इतने फिल्टर्स होते हैं कि आप देख के पिक्चर जाते हैं, आगे बिल्कुल आपको चेंज मिलता है। फैमिली को मिले जाके, बच्ची को मिले, मिलती कैसे है, बात कैसे करती है, उनके घर का सेटअप कैसा है, आपको सर्व कैसे करते हैं, मतलब वो चीज़ें देखने वाली होती हैं। अच्छा, ये सारे पैरामीटर्स इनको फॉलो करने के बावजूद शादियां टूट जाती हैं। जैसे शुएब ने बड़ी अच्छी बात की थी, सेलिब्रिटी मैरिजेस जिनको हम आइडियल कंसीडर करते हैं, आइडियलाइज करते हैं उनको, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। शादियाँ ख़त्म होने की वजूहात बाज़-औक़ात ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं होते, बीच में कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। सम टाइम होता है लड़की के पेरेंट्स, बहन भाई में से या माँ में से, बाप में से कोई होता है। सम टाइम लड़के की मदर होती है, फादर होता है, या कोई और उसकी फैमिली में ऐसा होता है जो इन्वॉल्व होता है। या बाज़ औक़ात तीसरा कोई, मतलब लड़का कहीं और इन्वॉल्व हो गया, वो बहाने से घर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। सम टाइम लड़की के साथ भी ऐसा होता है कि वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाती है, कहीं और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, तो वो फिर बहाने डाल के इस बात को ख़त्म करते हैं। अच्छा, ये रीजंस कितनी ज़्यादा आपको नज़र आई? मिस कमिटमेंट और झूठ, शादी से पहले कहा कुछ, था कुछ और हुआ कुछ, इस बिना पर शादियां टूट जाना, ये कितना कॉमन जी? है? इस बेस पे भी है, लेकिन जैसे लोग वादा कर लेते हैं जी हम आपको शादी के बाद ये देंगे, ये कर देंगे, अलग कर देंगे, इतना आपको पॉकेट मनी देंगे, या आपको ये नाम आपके कर देंगे, जब वो नहीं करते फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा मिसेस ख्वाजा, ये जो कमिटमेंट्स होती हैं ये तो नॉर्मली सासू माँ की तरफ से होती हैं, जो मतलब लड़के की मदर बहुत सारी कमिटमेंट भी करके आ जाती हैं, वादे वही तसल्लियाँ, और उसके बाद वो सारी चीज़ें नहीं होती। क्या वहाँ पे कोई ऐसी स्टेज आती है शादी के बाद के बिठा के दोनों कपल्स को बात की जाए, मामलात सेटल डाउन हो जाए कि झूठ बोला तो उसके पीछे कोई बड़ी कोई लॉजिकल बात थी जिसकी वजह से झूठ बोला गया, तो अभी मामलात स्मूथली चले, ज़िंदगी अच्छी गुजरे? क्योंकि तलाक एक बहुत नापसंदीदा चीज़ है, ना सिर्फ सोसाइटी के लिए, हलाल चीज़ में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है। तो उसमें ऐसा है कि मतलब दोनों को बिठा के अगर देखें कोई डिस्प्यूट होता है दोनों में, सबसे बेस्ट हाल तो होता है कि वो दोनों खुद बैठे एक दूसरे से बात करें कि आपको मुझसे क्या मसला है और मुझे आपसे क्या मसला है। अगर खुद बैठ के सॉल्व कर लें ये तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं हो सकता तो जो घर में फैमिली में आप किसी को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, लड़के की मदर है, लड़की की मदर है, जो भी है, बैठ के उनसे बात करें। अगर नहीं भी समझ आती आप फिर किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, आप उनको अपने प्रॉब्लम्स बताएं, मे बी वो आपको बेहतर कोई ऑप्शन देंगे जिससे आपका सॉल्व। लेकिन इसमें भी सबसे बेहतर तो है कि पहले इतनी काउंसलिंग कर लें उस लड़के की लड़की की, इतना बेहतर कर लें उनको कि अपने मसले खुद सुलझा सकें, फैमिली को इन्वॉल्व करने की भी ज़रूरत महसूस ही ना हो। वो तो ज़रूर करें लेकिन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ और भी, अभी तक यही कॉमन है जी कि लड़के वाले जाते हैं रिश्ता लेकर और लड़की वालों से लड़की मांगी जाती है। क्या चाहते हैं कि लड़कियां क्यों नहीं जा सकती? लड़की वाले क्यों नहीं जा सकते? ऐसा है कि ट्रेंड तो इनफैक्ट यही है, लेकिन 1-2% लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम पहले लड़का देख के आए, हम पहले फैमिली देख के आए, फिर हम बुलाएं।
मैं वो कहती हूँ आप ये चीज़ उस सूरत में करें जब आप 100% श्योर हैं कि आपके घर आके आपकी फैमिली आपकी बच्ची को देख के कोई नो नहीं कर सकता, फिर आप ये करें। अदरवाइज़ पहले जाके आप लड़का देखें, फैमिली देखें, आप पसंद करके आ जाए, वो आए और माइंड ना अगर बने। लड़के वाले आके इनकार कर सकते हैं तो लड़की वाले जाके इनकार क्यों नहीं कर सकते? लड़की वाले भी इनकार कर देते हैं, लेकिन ट्रेंड कम है लेकिन। हाँ, लेकिन ट्रेंड है ऐसा है ना, कोई कर नहीं सकता इसका। और मिसेस ख्वाजा बहुत सारे जो फैमिली इश्यूज बिगड़ते हैं हम देखते हैं, उसमें मेनली हमें ये रीज़न नज़र आती है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफ होता है वो मियाँ बीवी से निकल के पूरे ख़ानदान में फैल चुका होता है। पहले लड़के लड़की के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर कोई चाचू मामू कोई इस तरह के जो बड़े होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर जब दो ख़ानदानों के बाद इस तरह पंचायतें बैठ जाती हैं बात करने के लिए तो फिर मामला नॉर्मली तलाक पे ख़त्म होता है, फिर वो मामला सेटल डाउन बात पता है जब आपकी बात घर से निकल के बाहर आ जाती है तो फिर अगर आपका पैचअप हो भी जाता है वो बात नहीं रहती, वो आपकी इज्जत दिल में नहीं रहती, ना खातून के दिल में रहती है ना हस्बैंड के दिल में रहती है। पता है जब आपकी मार्केट में बात आ गई, हर ख़ानदान के बच्चे को हर किसी को पता चल गई आपकी अंदर की बातें, ये आप मत करें। आप अंदर की बात अंदर रखें, कोशिश करें घर में सॉल्व करें। अच्छा, लेकिन मामले इसमें बाहर मैं इसलिए डिफर करूंगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि चूंकि मामला इतना अंदर रखा जाता है, वो सिर्फ मियाँ बीवी के हद तक समटाइम्स जो अगर खुद से सॉर्ट आउट नहीं कर पाते वो इतना अंदर रखते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते, ना पेरेंट्स की, ना फैमिली की, ना किसी साथी की, ना किसी ऐसे शख्स की जो कि उसमें अच्छी राय दे सकता हो, और दैट एंड अप इनटू अ डाइवोर्स। अगर आपने हेल्प ली होती, शायद शेयर किया तो शायद शादी बच चुकी होती। इसमें दोनों सूरतें होती हैं, या तो बच जाती है या फिर भी खराब हो जाती है। लेकिन शेब उसमें देखें दो सिचुएशंस है ना, या तो अगर लड़की ने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, उसे कोई अच्छा मशवरा मिला, उसने उस तरीके से हैंडल किया, या उसने जिससे मशवरा लिया उसे कहा कि भाई अब तुम मेरे हस्बैंड से बात इसमें कर लो। सीधी बुनियादी सी बात तो शायद ये है ना सलमा, अगर आपने ये सोच लिया कि आपको शादी बचानी है ना, फिर आप 1000 तरीके सोच लेंगे, 1000 तरीके ढूंढ भी लेंगे। जी बिल्कुल। अगर आपने ये सोच लिया कि आपको शादी बचानी है, अगर सोच लिया नहीं बचानी, फिर कोई शादी बचा नहीं सकता आपकी, ना मामू ना चाचू ना। जिसने बचानी है उसने हर हाल में बचानी है, और जिसने तोड़नी है वो पंजाबी में कहते हैं ठंडे दूध में फूका मारनी, वो लोग वो भी होते हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन उनको हाईलाइट इस तरह किया होता है कि जैसे बहुत बड़ी बात Exactly. अच्छा, इसमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये आपने कितना देखा कि जो हम देखते हैं ना कि माँ बाप की अपनी ख्वाहिश होती है अपने बहन भाई के घर शादी करना, और बचपन से ही ना या तो बता देते हैं या खुद से डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों को शायद नहीं भी पता या इन केस पता भी है, तो बचपन से आपने सोच लिया और अनाउंस किया नहीं किया, उसकी वजह से मुस्तकबिल में किस तरह चीज़ें ख़राब हो जाती हैं? देखिए बच्चों की असूलन अभी आजकल तो बचपन में डिसाइड करना ही नहीं चाहिए, नहीं और फैमिली में तो वैसे भी आजकल नहीं करना चाहिए। इंटर मैरिजेस डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप मत करें, उससे काफ़ी मेडिकल इश्यूज आते हैं बच्चों में। अगर बच्चों को पता है और उनकी फैमिली में अगर उनको पसंद है तो ठीक है, लेकिन बच्चों को इस बात पे फोर्स नहीं करना चाहिए। सही, इस बात पे बच्चों को फोर्स नहीं करें, और फोर्स मैरिजेस कभी ना करें। ऐसे भी तो होता है ना कि यूनिवर्सिटी में अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, फैमिलीज मान गई, किसी तरह से बातचीत तय हो गई, उसके बाद चंद साल गुजरे, दोनों का माइंड चेंज हो गया, फिर वो चीज़ें चल नहीं रही होती, लेकिन दोनों खानदान हर सूरत वो शादी कराना चाहते हैं, उस सूरत में क्या नहीं होता है? लेकिन अगर बच्चों की शादी से पहले ही उनका मतलब माइंड चेंज हो गया तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कोशिश की, चंद साल गुजारे, साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, अगर तो होगी तो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, शादी से पहले पता चल गया कि ये हमारा मैच नहीं है, सूट नहीं करता, बिल्कुल, तो उसको नहीं करना चाहिए आगे। अच्छा, अवेयरनेस की हम बात करते हैं, लेकिन जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, एलीट आप उसे कह लें, जहाँ पे हम ये देखते हैं कास्ट के मामले पर, समटाइम्स बिजनेस के मामले पर, हम देखते हैं कि वो कहते हैं जी वहाँ पे फोर्स मैरिज या पावर मैरिज हमें नज़र आती है कि नहीं जी रिश्ता यहीं पे करना है, जायदाद ना निकल जाए, और इसलिए दो खानदान जुड़ रहे हैं कि आपकी बिजनेस एम्पायर और फ्लरिश करेगा। इस मामले पे दो लोगों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही होती है? जी बिल्कुल, कास्ट में तो अभी भी कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं कि अभी भी स्ट्रिक्ट हैं कि ये कास्ट होगी तो हम करेंगे, बच्चियों की एज निकलती जाती है। मैं इसमें कहती हूँ कि आप एक एज फिक्स कर दें, 25, 26, आप जो सोचते हैं उस तक देखें, अगर आपको कास्ट में मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप ओपन करें, ये बच्चों के साथ ज्यादती है, चाहे वो बेटी है या बेटा, दोनों के साथ ज्यादती है। कास्ट के लिए एक दूसरे को बाउंड ना करें। और एज पे आपने क्योंकि इस आगाज़ में कहा ना कि जो 5 पिलर्स, आपने उसमें एज भी कहा, आपने एजुकेशन की बात भी की कि आप जब एक लेवल पर होंगे तो चीज़ें ज़रा बेहतर आपको नज़र भी आती हैं। ये जो एज है ये कितना बड़ा फैक्टर होता है? क्योंकि जनरली तो हमने ये सोचा, यही अपने बड़ों में देखा, अपने माँ बाप में, दादा दादी नाना नानी में, कि 10-10 साल का भी गैप था, बड़ी अच्छी शादियाँ चली। बिल्कुल ऐसा है, वो कुछ अर्सा पहले होता था, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि एज बराबर हो या 6 महीने आगे पीछे या साल 2 साल से ज़्यादा ना हो,
आजकल लोग गैप को नहीं कैसे जी आजकल जी गैप इज नॉट इन ट्रेंडिंग बहुत में नहीं शुक्रिया है। आप साथ मौजूद थी और बुनियादी सी बात की है कि रिश्ता जोड़ते हुए बस ये सोच लें, ये ठान लें कि इस रिश्ते को आपने लेकर चलना है। कायनात का सबसे पहला रिश्ता है, सबसे खूबसूरत रिश्ता है ये। इसको बचाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो कर लें, बिलखुसूस तब जब आपके यहाँ औलाद आ जाए। औलाद के बाद उस रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं ज़रूर इस बात पे अदरवाइज भी जिम्मेदारी है क्या? अदरवाइज तो है, लेकिन औलाद के बाद मैं कहता हूँ डबल ट्रिपल जिम्मेदारी है। समझ के करें लेकिन फिर उसको निभाएं। सोच समझ के करें फिर निभाएं। और जो खानदान वाले ये कहते हैं ना कि बच्चा होगा ठीक हो जाएंगे, प्लीज डोंट डू दैट। पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग करा लो, फिर माँ बाप बना ठीक लेना। हो जाए तो फिर मामला बेहतर है। चले कल मिलेंगे नए मौजूद के साथ। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।